हाँ जी, लास्ट में क्लाइमेट सीजन क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था अपन ने, और सीजन में फर्स्ट समर सीजन वाले पार्ट में फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया था, लू चल चुकी थी। उसके बाद में सेकंड डस्ट स्टॉर्म आंधी, सेकंड हेडिंग डालिएगा आंधी। लू वाली डेफिनेशन में हमने देखा था, एक तो कंडीशन जिस सीजन की ये घटना है यानी ग्रीष्म ऋतु में गर्म एवं शुष्क हवाएं, ये मुख्यतः किसके डेफिनेशन में रखा था अपन ने, लू। और गर्म और शुष्क हवाएं हैं, ये अधिक टेम्परेचर होने के कारण फैलने वाली जो हवाएं होती है, और टेम्परेचर का इस तरीके से क्षैतिज रूप से फैलना क्या कहलाता है, अभिवहन। यानी टेम्परेचर के स्थानांतरण की कई विधियां होती हैं, जिसमें एक मुख्यतः क्षैतिज वाली जो विधि होती है उसको एडवेक्शन या अभिवहन कहा जाता है। जबकि आंधी आने का कारण या आंधी किसको कहा जाता है, तो कंडीशन तो यही रहेगी ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी एवं आर्द्रता युक्त हवाओं को। इसका हमने इसमें डस्ट विंड्स होती हैं, तो डस्टी एंड ह्यूमिड विंड्स, डस्टी एंड ह्यूमिड विंड्स ऑफ समर सीजन इज नोन एज डस्ट स्टॉर्म। तो इसमें यह कंडीशन लिखना है कि ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी एवं आर्द्रता युक्त हवाओं को आंधी कहा जाता है। तो नेक्स्ट आंधी डेफिनेशन में लिखिए, ग्रीष्म ऋतु की धूल भरी एवं आर्द्रता युक्त हवाओं को डस्टी एंड ह्यूमिड विंड्स ऑफ समर सीजन इज नोन एज या इज कॉल्ड सैंड स्टॉर्म या डस्ट स्टॉर्म। ग्रीष्म ऋतु की धूल भरी एवं आर्द्रता युक्त हवाओं को या नमी युक्त हवाओं को आंधी कहा जाता है। धूल भरी एवं नमी युक्त हवाओं को या आर्द्रता युक्त हवाओं को आंधी कहा जाता है। डस्टी एंड ह्यूमिड विंड्स ऑफ समर सीजन इज कॉल्ड या इज नोन एज डस्ट स्टॉर्म। अब जैसे लू के पीछे हमने कारण देखा था, जैसे हवाओं का गर्म होकर फैलना, आंधी के पीछे जनरली कारण माना जाता है कि जो अपना लैंड पार्ट या जो डेजर्ट एरिया है, यानी जो स्थलीय भाग होता है, इनके टेम्परेचर तेजी से बढ़ते हैं, और टेम्परेचर बढ़ने से एयर प्रेशर क्या होता है, कम होता है। जबकि समुद्री भाग पर सामान्यतः स्थल की तुलना में थोड़ा टेम्परेचर कम होता है। टेम्परेचर कम होगा तो एयर प्रेशर अधिक होगा, और विंड फ्लो है वो समुद्र की ओर से बनेगा, और समुद्र की ओर से आने वाली जो विंड्स होती हैं वो क्या होती हैं, ह्यूमिड आर्द्र हवाएं या नमी युक्त हवाएं। तो ये आर्द्रता युक्त हवाएं आते टाइम डेजर्ट के पश्चिम में यहाँ से डस्ट उठाना स्टार्ट करती, यानी इसमें इन हवाओं के साथ साथ धूल उठना स्टार्ट होगी। तो ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी और नमी युक्त हवाओं को हम क्या कहेंगे, आंधी। अब आंधी आने का कारण मुख्यतः ये है, यहाँ से लोअर प्रेशर, और ये लोअर प्रेशर क्यों है, क्योंकि हवाएं गर्म होकर ऊपर की ओर उठ रही हैं, तो यहाँ लोअर प्रेशर का कारण है कन्वेक्शन फ्लो ऑफ एयर, हवाओं का संवहनीय प्रवाह। ये आरएस प्रीलिम्स 2018 वाले पेपर में दिया गया था कि राजस्थान में आंधी आने का सामान्यतः मुख्य कारण है संवहनीय प्रवाह। तो वास्तव में संवहनीय प्रवाह के कारण होता है, और एक स्टेटमेंट दिया था कि राजस्थान के पूर्व से आने वाली तीव्रगामी हवाएं होती, यानी राजस्थान के ईस्ट की ओर से आने वाली तेज हवाएं होती हैं, तो ईस्ट की ओर से अपने मानसूनी हवाएं आती, जिनको हम पूर्वाई कहते हैं। जबकि आंधियों की जनरल डायरेक्शन क्या होती है,
सामान्यतः पश्चिम से पूर्व की ओर चलती, और राजस्थान में इनका इफेक्ट होता है जैसलमेर से ऊपर की ओर जाती है गंगानगर। तो जहां पे इनकी आवर्ती यानी फ्रीक्वेंसी बार बार होती है, जहां बार बार रिपीट होती है, श्री गंगानगर कहा जाता है अलग डायरेक्शन के उत्तर में, पश्चिम में, दक्षिण में, तो पश्चिम के बजाय आंसर क्या रहेगा? उत्तर आंसर रहेगा। और प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट अगर पूछा जाता है तो श्री गंगानगर। तो इसमें कॉज या कारण में वो आगे वाला पॉइंट लिख सकते हैं, पूरा डायग्राम बना दीजिए ये वाला। मुख्य कारण ये है इसमें, कन्वेक्शन फ्लो ऑफ एयर, हवाओं का संवहनीय प्रवाह, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ गई, इस कारण एयर प्रेशर या वायुदाब क्या हो गया यहाँ पे? कम। उसके बाद में विंड फ्लो ये बनता है जो ह्यूमिड और डस्ट विंड्स होती है, यानी आर्द्रता युक्त और नमी युक्त हवाएं होती हैं, जिसमें धूल साथ में ऐड होती है जैसलमेर से। तो इस साइड में जो पार्ट है ये ओसेनिक पार्ट है। इस साइड से महासागर से हवाएं जा रही हैं, इस कारण इसमें नमी होती है, ह्यूमिड विंड्स होती है। पश्चिमी राजस्थान में चलते चलते इनमें ये ऐड हो जाती है डस्ट, धूल। तो आर्द्रता और धूल भरी हवाओं को पश्चिमी राजस्थान में आंधी कहा जाता है, जिसका मुख्य कारण है कन्वेक्शन फ्लो ऑफ एयर, हवाओं का संवहनीय प्रवाह। तो मेन कोज में हवाओं का संवहनीय प्रवाह। इसके बाद में लिखिए प्रभावी क्षेत्र या अफेक्टिव रीजन। अफेक्टिव रीजन या प्रभावी क्षेत्र इसमें लिखिए सर्वाधिक सर्वाधिक प्रभावी क्षेत्र राजस्थान का उत्तरी भाग। मोस्ट अफेक्टिव रीजन इज नदर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। सर्वाधिक प्रभावी क्षेत्र राजस्थान का उत्तरी भाग, ब्रैकेट में लिखिए सर्वाधिक श्री गंगानगर, और साथ में इसके डेज भी इंडिकेट कीजिए 27 डेज। ब्रैकेट में मैक्सिमम श्री गंगानगर 27 डेज। मोस्ट अफेक्टिव रीजन इज नदर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, ब्रैकेट में मैक्सिमम श्री गंगानगर, ब्रैकेट में 27 डेज, 27 दिन। अब जैसे ही कल आपको बताया था कि ग्रीष्म ऋतु में लू का इफेक्ट जब होता है, तो लू वाली जो गर्म हवाएं होती हैं वो मुख्यतः टेम्परेचर को इंक्रीज करती हैं। लेकिन जब भी आंधी आती है तो डस्ट पार्टिकल्स के कारण और नमी के कारण सामान्यतः टेम्परेचर क्या होते हैं फिर? कम। तो जब भी जिस दिन आंधी आई उस दिन उसके नेक्स्ट डे का न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो तो उसमें यही रहता है कि कल की आंधी के बाद टेम्परेचर में थोड़ी सी राहत, यानी 2 से 5 डिग्री या लगभग 5 से 7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। तो इसमें लास्ट में नोट में एक लाइन लिखिएगा, आंधी ग्रीष्म ऋतु की वह घटना है जो तापमान को कम करती है। डस्ट स्टॉर्म इज दैट फिनोमेना ऑफ समर सीजन। डस्ट स्टॉर्म इज दैट फिनोमेना ऑफ समर सीजन which decrease the temperature of summer season. आंधी ग्रीष्म ऋतु की वह घटना है जो तापमान को कम करती है, या ग्रीष्म ऋतु की वो घटना जो तापमान को कम करती है वो आंधी। आंधी ग्रीष्म ऋतु की वह घटना है जो तापमान को कम करती है।
आंधी वो एक एवरेज वेदर, इसमें अपने मेटेरोलॉजी डिपार्टमेंट ने मान रखा है भाई, एक फैक्चुअली सबसे कम आंधी है, तो सामान्यतः अरावली के ईस्ट वाले जितने भी पार्ट हैं उन सब में कम ही रहती। भाई झालावाड़ राजस्थान का सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? झालावाड़। तो जहां सामान्यतः वर्षा अधिक होगी वहां आंधियों का इफेक्ट कम रहेगा। तो अरावली के ईस्ट वाले सभी जिलों में लगभग कम रहती है, हाड़ौती वाले सभी जिलों में लगभग एवरेज 3 दिन ही होता है। तो झालावाड़ है वहां पे भी वही है, 12 है वो भी सेम वही है। ये तो क्या एक लक्ष्य गाइड वाले ने लिख रखा है औसत 3 दिन, तो इस कारण कुछ कॉपी करके पढ़ाते हैं 3 दिन आ जाते हैं। बाकी ऑथेंटिक बुक्स 3 दिन 5 दिन ये कुछ नहीं, सिर्फ एक गंगानगर में मैक्सिमम है वो लिखते हैं। उष्ण शुष्क क्या है? कुछ नहीं है। वही वही बात है कि पूरी रात रामायण पढ़ाई, अगले दिन पूछ रहे हो राम किसकी माता है और सीता किसका बाप है। तो कम से कम वो चीजें तो पूछो जो रिलेवेंट हो। अब अगर उष्ण और शुष्क की समझ में नहीं आ रहा, अब इंग्लिश मीडियम वाला तो कोई पूछे कि उष्ण और शुष्क का इंग्लिश में मीनिंग क्या होता है, तब तो वो बताए। ये क्वेश्चन किसका है? उष्ण शुष्क क्या है? किसने पूछा है? आपको किसने दी है चिट्ठी? अब पीछे से तो कहीं क्लास से तो यही दीवार ने थोड़ा ना दी है। देखो क्वेश्चन रिलेवेंट पूछो। एक ही होती है भाई नई अंगुली करनी है, तो नहीं मत करो। उष्ण शुष्क है, उष्ण आर्द्र है, उष्ण आर्द्र भी है, शुष्क आर्द्र है। गर्मी में कम निकला करो बाहर। या रात को चारपाई से गिर गए थे? सर उष्ण शुष्क क्या है समझ नहीं आ रहा। मैसेज तो बहुत जल्दी आते हैं। लिखो नेक्स्ट। बबूलिया एन जो सैंड साइक्लोन के रूप में, जिसमें धूल उड़ती है और चक्रवात के रूप में। इसमें पहले मीनिंग, फिर इसका मुख्य कारण क्या है। इसमें इफेक्टिव रीजन या प्रभावी क्षेत्र कौन से हैं। तो मीनिंग जैसा कि आपको बताया था, इसमें कॉज वाला या जो कारण है इसमें कि सेंटर पार्ट और सेंटर पार्ट में किसी एक स्थान विशेष में टेम्परेचर हाई होता है और लोअर प्रेशर, सेंटर में वायुदाब कम होना चाहिए, जबकि इसके सरकमफेरेंस पार्ट में, यानी ये कंडीशन रहेगी इसके सेंटर या केंद्र में लोअर प्रेशर। जबकि सरकमफेरेंस पार्ट यानी परिधि क्षेत्र या जो आउटर पार्ट है, इस परिधि क्षेत्र में इसके अपोजिट कंडीशन है, यानी तापमान थोड़ा कम है और एयर प्रेशर क्या है ज्यादा। इस कारण विंड फ्लो हमेशा बाहर से और अंदर की ओर बनेगा सेंटर की तरफ। लेकिन जैसे ये विंड फ्लो बनेगा इसके साथ धूल उड़ना स्टार्ट होगी, तो इसका मीनिंग है इसमें सैंड या डस्ट भी होती। लेकिन इस साइक्लोन का मीनिंग होता है आउटर पार्ट से सेंटर की ओर आना और सेंटर से अपोजिट वापस आना, एंटी साइक्लोन। तो इसमें एंटी साइक्लोनिक कंडीशन नहीं होती, इसमें हवाएं बाहर से अंदर की ओर आती हैं, जिसका मुख्य कारण लोअर प्रेशर इन सेंटर पार्ट एंड अपोजिट कंडीशन इन सरकमफेरेंस पार्ट। केंद्र में निम्न वायुदाब, जबकि परिधि क्षेत्र में इसके अपोजिट, अपोजिट यानी उच्च वायुदाब। तो बाहर की ओर वायुदाब इसमें अधिक होता है। तो इसमें कंडीशन तो वही है ग्रीष्म ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली धूल भरी एवं चक्रवातीय हवाएं। यानी ये कंडीशन रहे तब आंसर रहेगा बबूलिया। डस्टी एंड साइक्लोनिक
Dusty and cyclonic winds. Dusty and cyclonic winds of summer season is known as, या is called बबूल्या या sand cyclone. Dusty and cyclonic winds of summer season is called या is known as sand cyclone. धूल भरी और चक्रवाती हवाएं. अब धूल भरी के साथ अगर आर्द्रता युक्त हवाएं होती तो फिर आंधी. इसका मीनिंग ये शब्द इसको डिफाइन कर रहा है. अब चक्रवाती हवाएं क्यों चलती हैं तो उसका कारण ये, केंद्र में निम्न वायुदाब जबकि परिधि क्षेत्र में उच्च वायुदाब. तो नेक्स्ट में लिखिए कॉज या कारण, मीनिंग है अर्थ के बाद में कारण. कारण में ये डायग्राम बनाते हुए फिर लिख दीजिए. केंद्र में निम्न वायुदाब जबकि परिधि क्षेत्र में उच्च वायुदाब. लो एयर प्रेशर इन सेंटर पार्ट एंड हाई एयर प्रेशर इन सर्कमफेरेंस पार्ट. केंद्र में निम्न वायुदाब जबकि परिधि में उच्च वायुदाब. लो एयर प्रेशर इन सेंटर पार्ट एंड हाई एयर प्रेशर इन circumference part. Yes. किसमें? आंधियों में. तापमान जैसे ही आंधी आएगी तो उसका इफेक्ट पूरी राजस्थान पे. जस्ट जयपुर में आंधी आती है तो जयपुर में क्या होगा? पश्चिमी राजस्थान की ओर से आंधियां चलना स्टार्ट होती है तो डायरेक्शन वो होती है. तो हम ये नहीं कहेंगे पूर्वी राजस्थान में आंधी नहीं आती. नहीं आती तो वो आंधी नाम रख लेते हैं दौसा वाले. जयपुर से दौसा ही और जाते हैं, एक जगह भी है ना आंधी. मीनिंग है कि आंधियों का इफेक्ट है पूर्वी राजस्थान में भी होता है, लेकिन डायरेक्शन इसके जनरली जब पूछे जाए तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर होती है. और मोस्ट इफेक्टिव से राजस्थान का उत्तरी भाग होता है, क्योंकि जैसलमेर से जैसे ही डस्ट उठती है तो डायरेक्शन इसकी कुछ इस तरीके से होती है. जैसलमेर अपने को पता है इस तरीके से थोड़ा बाहर निकला हुआ पार्ट, तो ये विंड फ्लो है ये ऊपर की तरफ जाता है इस तरीके से. तो इसमें कहा जाता है गंगानगर वाले पार्ट को, गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर, इस वाले पार्ट को ज्यादा इफेक्ट, क्योंकि यहाँ से तो डस्ट उठना ही स्टार्ट कर दिया तो उसका इफेक्ट पूर्वी राजस्थान की ओर ही आता है. तो यहाँ से आंधियां उठ के उस साइड में. अब कई बार हम देखते हैं आंधियां सुबह जाती हैं, कई बार दोपहर में आती हैं. तो ये समुद्र से आने वाली जो विंड फ्लो है उसके स्पीड पे डिपेंड करता है. जैसे दिन में यहाँ बहुत ज्यादा टेम्परेचर था और एयर प्रेशर लो हो गया, काफी ज्यादा कम हो गया, तो विंड फ्लो साइड से तेजी से बनेगा. अगर लो एयर प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया तो विंड स्पीड वहां से तेज होगी और शाम होते होते आंधी आ जाती. और कई बार हम देखते हैं कि भाई शाम तक आंधी नहीं आती है, रात को खाना पीना करके जैसे ही सोए और अचानक आंधी आ गई तो घर वाले तेज आवाज लगाते हैं कि बाद में कपड़े वपड़े लेके बाहर से और अंदर दौड़ते हैं अपन. तो मीनिंग है कि वो विंड फ्लो समुद्र से धीरे था, इस कारण कई बार उनको पहुंचने में, हवाओं को पहुंचने में टाइम लगता है. और कई दिन सुबह पहले उठते हैं और सुबह होते ही आंधी आ जाती. इसका मीनिंग विंड फ्लो धीमा था, तो इसका मीनिंग उस हवा को पहुंचने में टाइम लगता है समुद्र की ओर से. तो टाइम भी इनका अलग अलग होता है, ये विंड फ्लो पे डिपेंड करता है. भाई यहाँ पे लोअर प्रेशर बहुत ज्यादा जनरेट हो जाएगा तब तो स्पीड बहुत ज्यादा होती है, तो शाम तक आंधियां पहुंच जाती हैं कई बार, और कई बार रात को या नेक्स्ट डे सुबह तक. तो मुख्यतः कारण यही होते हैं दोपहर के बाद और अगले दिन सुबह तक, इस बीच में आंधियां अधिक आती है. जनरली सुबह से लेके, यानी सुबह 8-9 बजे से लेके और दोपहर के 2 से 3 बजे तक आंधियां जनरली कम देखने को मिलती है. शाम के टाइम से लेकर और सुबह तक के बीच में आंधियां अधिक दिखती हैं. तो उसका कारण यह है कि दिन भर का टेम्परेचर अधिक होता है, उसका इफेक्ट ये होगा कि आंधी या तो शाम को आएगी या रात को या नेक्स्ट डे सुबह तक. ये हवाओं की स्पीड पे डिपेंड होता है. बाकी पश्चिम की ओर से इनका आती हैं तो इफेक्ट उस साइड से गंगानगर की ओर अधिक होता है, जबकि पूर्वी राजस्थान की ओर इनका इफेक्ट कंटिन्यूस घटता हुआ होता है. इफेक्ट तो होगा लेकिन कम रहेगा इधर. तभी कहते हैं कि राजस्थान में जैसे आंधी है इस साइड, अब इस साइड के बिल्कुल अपोजिट यहाँ पर है झालावाड़, हाड़ौती वाले पार्ट में. तो इस ये वाला जो साइड है जहाँ वर्षा अधिक होती है,
तो उस साइड में आंधियों का इफेक्ट ना के बराबर है। इस कारण कहा जाता है इस क्षेत्र में आंधियां सबसे कम आती। तो अरावली के ईस्ट वाले जिले जब भी जाना जनरली कम पूछेंगे तो क्वेश्चन में 3 ऑप्शन इधर से देंगे अरावली के पश्चिम में से, और 1 जिला इधर से देंगे। तो इधर वाला जिला रट के नहीं जाए आप, जरूरी नहीं वो झालावाड़ वाला दे, कोई भी जिला दे सकते हैं। जैसे यहाँ बूंदी दे दिया, फिर 1 जिला इधर नागौर दिया, 1 बीकानेर दिया और 1 पाली दिया, और पूछा गया सबसे कम आंधी किस जिले में। तो अरावली के ईस्ट वाला हमने 1 जिला यूज किया है बूंदी, तो बूंदी में आंधियां सबसे कम है, और अरावली के पश्चिम वाले जिलों में आंधियां बूंदी की तुलना में ज्यादा है। अब मैक्सिमम तो अपने को पता है श्री गंगानगर, गंगानगर ये बाद में उसी के पास वाला जिला हनुमानगढ़ और बीकानेर। तो बीकानेर संभाग वाले क्षेत्र में आंधियां जनरली मैंने लिखा है ना उत्तरी राजस्थान में अधिक आती। तो उत्तरी राजस्थान वाले जो भी जिले हों उसमें भी मोस्टली गंगानगर प्राथमिकता में, वो नहीं हो तो फिर हनुमानगढ़ होगा, वो नहीं हो तो फिर बीकानेर होगा। लेकिन जिलों के सीक्वेंस नहीं पूछे जाते, नदन राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट को प्रायोरिटी में रखना है, और उसमें भी अगर सभी उत्तर वाले दिए हुए हों और एक आंसर पूछ रहा हो एग्जामिनर, तब आंसर क्या रहेगा, श्री गंगानगर। तब ये जो बबुलिया वाला जो पार्ट है, जैसे डायग्राम अगर समझ में आ गया तो इसमें कारण, मुख्य कारण यही रहता है सेंटर पार्ट में एयर प्रेशर का कम रहना, जबकि सरकमफेरेंस पार्ट में एयर प्रेशर का अधिक होना। अब इसमें प्रभावी क्षेत्र, नहीं, जहां धीरे धीरे जाके उनकी स्पीड अगर कम हो जाती है तो कोई डिस्ट्रिक्ट और कोई जिले की सीमा समाप्त नहीं कर सकती उसको। भाई जैसे धीरे धीरे इक्वल एयर प्रेशर हो जाता है जिस एरिया में, आती किस कारण है, जैसे लो एयर प्रेशर हुआ है, हवा का प्रेशर कम हुआ है, तो उस एयर प्रेशर को वापस इक्वल करने के लिए आता है, क्योंकि समुद्रों का एयर प्रेशर अधिक है। तो जैसे जैसे ये दोनों इक्वल होना स्टार्ट करते हैं वैसे वैसे हवाओं की स्पीड कम हो जाएगी, हवाओं की स्पीड कम होना ही आंधी समाप्त है। भाई जैसे जनरली हम कहते हैं मानसून आ रहा है, तो मानसून क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ टेम्परेचर लो है, सॉरी टेम्परेचर हाई है और एयर प्रेशर कंटिन्यूस लो हो रहा है, तो समुद्र की ओर से विंड फ्लो बनता है, और सितंबर तक ये विंड फ्लो बनेगा, क्योंकि सितंबर तक सूर्य उत्तरी गोलार्ध में है, और जैसे सितंबर से अक्टूबर में सूर्य सदन में जाएगा, तो जैसे ही सदन में जाएगा तो हमारे टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होंगे, कम, और एयर प्रेशर क्या हो जाएगा, हमारे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। फिर हम कहेंगे मानसून लौटना स्टार्ट हो गया, तो फिर हम कहेंगे मानसून किस तरीके से लौटा। तो भाई आने का मीनिंग क्या था, आने का मीनिंग था लो एयर प्रेशर था, इस कारण मानसून आया, और मानसून जाने का मीनिंग क्या है, हवा का प्रेशर अधिक हो गया, इसका मीनिंग विंड फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। तो जैसे ही ये जो एयर प्रेशर लो एयर प्रेशर है, जैसे ये इक्वल होना स्टार्ट होता है वैसे वैसे विंड स्पीड धीमी हो जाती है, और धीमी होते हैं हम कहेंगे आंधी रुक गई। जैसे कई बार देखते हैं आंधियां लगभग घंटे भर 2 घंटे तक कंटिन्यूस चलती रहती है, तो जब तक इक्वल एयर प्रेशर नहीं होता तब तक चलेंगे। जैसे हम कहते हैं कि जैसे ही आंधी आती है उसके बाद टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर कम होता है इसका मीनिंग एयर प्रेशर बढ़ गया, इसका स्पीड कम हो गई। तो नेक्स्ट प्रभावित क्षेत्र में अफेक्टिव रीजन में लिखिए बीकानेर, प्रभावित क्षेत्र बीकानेर, ऑब्लिक करके लिख दीजिए उत्तरी पश्चिमी राजस्थान। डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर ऑप्शन दिया है तो बीकानेर आंसर होगा, अफेक्टिव रीजन बीकानेर, और ऑब्लिक करके नदन वेस्टर्न राजस्थान, उत्तरी पश्चिमी राजस्थान। इसका मीनिंग ये जो दोनों तीनों घटनाएं हैं ग्रीष्म ऋतु की, जैसे लू का इफेक्ट है तो नीचे वाला जो जिला है ये इंटरनेशनल बॉर्डर पे बाड़मेर, आंधी का इफेक्ट है तो ये ऊपर वाला जिला है श्री गंगानगर, और फिर ये बीच वाला जिला कौन सा है, बीकानेर। तो इस तरीके से इनका इफेक्ट होता है। आंधियों का इफेक्ट राजस्थान के उत्तरी जिले में इंटरनेशनल बॉर्डर पे, लू का इफेक्ट नीचे, क्योंकि लू सतह की ओर चलती है ना, तो इनको नीचे ही तरफ रखना है बाड़मेर की ओर। और बबुलिया घूमता हुआ रहता है, ना तो आसमान के ऊपर टच होता है और जमीन से भी थोड़ा ऊपर होता है, तो बबुलिया को रखना है बीच में, कहाँ पर, बीकानेर। तो सैंड साइक्लोन या डस्ट साइक्लोन बीकानेर में अधिक आते हैं, और जो अपने डस्ट स्टॉर्म आंधियां जो है वो सर्वाधिक श्री गंगानगर में, और लू का इफेक्ट सर्वाधिक बाड़मेर। घटनाएं मुख्यतः उसी साइड में राजस्थान के उत्तर पश्चिम में अधिक होती है।
हालांकि आंधियों का इफेक्ट उत्तर में अधिक होता है, गंगानगर की तरफ। अब ग्रीष्म संबंधी जो मुख्य घटनाएं या इवेंट थे वो तो कंप्लीट हो गए अपने, लू, आंधी और बबूलिया। साथ में इनके कॉज या कारण और मुख्य प्रभावी क्षेत्र, या तो मीनिंग पूछा जाता है, या कारण पूछा जाता है, या उनका एरिया पूछा जाता है। अब ग्रीष्म ऋतु से रिलेवेंट कुछ फैक्चुअली पॉइंट्स हो रहे हैं कि गर्मियों में हमारा सबसे गर्म महीना कौन सा है, गर्मियों में हमारा सबसे गर्म जिला या स्थान कौन सा है। तो उन पॉइंट्स के ऊपर और बात करेंगे, तो उनको लिखो अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट, यानी ग्रीष्म ऋतु संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। समर सीजन रिलेवेंट या रिलेटेड अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ग्रीष्म ऋतु संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। समर सीजन रिलेवेंट या रिलेटेड अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ग्रीष्म ऋतु संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। तो ये अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसमें। ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक गर्म महीना। तो सूर्य की किरणें हमारे कर्क रेखा पर सीधे किस महीने में आती हैं? जून में। तो इसका मीनिंग जून में लगभग सोलर रेडिएशन है वो डायरेक्ट होने के कारण हमारे यहाँ के टेम्परेचर बहुत ज्यादा होते हैं, और तापमान जब बहुत ज्यादा होंगे तो एयर प्रेशर लो होगा। इस समय मानसून आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, और अपने यहाँ जून के अंदर मानसून की एंट्री हो जाती है, इंडिया के अंदर भी। और राजस्थान के अंदर लगभग उसकी डेट क्या है, 25 जून। जो आगे हम वर्षा ऋतु में बात करेंगे, तो जून में मानसून की एंट्री क्यों हो पाती है, क्योंकि सबसे गर्म महीना। तो फर्स्ट फैक्ट वाले में लिख दीजिए, ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक गर्म महीना, मोस्ट हॉटेस्ट मंथ ऑफ राजस्थान या इन समर सीजन। ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक गर्म महीना, मोस्ट हॉटेस्ट मंथ इन समर सीजन इज जून। ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक गर्म महीना जून। अब ये वाला सबसे गर्म स्थान के रूप में हमारे गर्मियों में फलोदी को माना जाता था, लेकिन फलोदी अब अपने वर्तमान में एक डिस्ट्रिक्ट के रूप में है। लेकिन जब तक मेटेरोलॉजी डिपार्टमेंट कोई नया स्थान नहीं बता देते या फलोदी में कौन सी साइड सबसे गर्म है, क्योंकि फलोदी में मुख्यतः सोलर रेडिएशन काफी तेज होती है। ये बाप और बड़ला वाला एरिया सुना होगा। बड़ला राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर पार्क, ना कि राजस्थान का, एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क। हालांकि अभी तो अडानी ग्रुप है गुजरात में इससे भी बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, लेकिन वो प्रपोज प्रोजेक्ट में, लेकिन बने हुए परियोजनाओं में अभी तक बड़ला एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट में से। तो सोलर पार्क उन एरिया में बनाए जाते हैं जहां सोलर रेडिएशन की इंटेंसिटी काफी हाई होती, जहां सौर विकिरणों की तीव्रता काफी अधिक है। तो फलोदी के आसपास सौर विकिरणों की तीव्रता काफी अधिक है, तो सबसे गर्म स्थान में ये होता है। लेकिन अब ये डिस्ट्रिक्ट के रूप में है, तो आने वाले टाइम में जैसे चेंज होगा, नया स्थान अपने पास आएगा, तब फलोदी हटके, या फलोदी का ही हो सकता है कोई स्थान है, तो फिर ब्रैकेट में आ जाएगा जिले के रूप में। लेकिन गर्म स्थान के रूप में जब ये माना जाता है, तब इसका डिस्ट्रिक्ट क्या माना जाता है, जोधपुर। तो अभी तो यहाँ पुराने वाला डेटा मेंशन करेगा, क्योंकि अभी तक कोई नया स्थान बताया नहीं गया। तो इसमें लिखे ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक सर्वाधिक गर्म डिस्ट्रिक्ट की तरफ चूरू। तो इसमें मोस्ट हॉटेस्ट इन समर सीजन एज ए डिस्ट्रिक्ट चूरू, और एज ए साइट या प्लेस के तौर पे कौन सा है, फलोदी। ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक गर्म जिला है चूरू, और स्थान के तौर पे फलोदी। तो एज ए डिस्ट्रिक्ट आंसर इसमें क्या लेना है, चूरू।
अब कई बार ये लगता है कि चूरू सबसे गर्म क्यों? इक्वेटर लाइन के नजदीक तो बांसवाड़ा है। तो सामान्यतः किसी भी एरिया को गर्म करने में योगदान हमेशा अक्षांश रेखाओं का नहीं होता। यानी अक्षांश रेखाएं केवल एकमात्र कारण नहीं होती कि अक्षांश रेखाओं के ऊपर या 0 डिग्री के जो नजदीक होगा या कर्क रेखा के नजदीक होगा वो सबसे ज्यादा गर्म होगा। इसके पीछे और कारण होते हैं रिलीफ फीचर, ऊंचावच। ऊंचावच कारण ये होता है कि हाइट वाला जो एरिया होता है वहां टेम्परेचर सामान्य तक कम होते हैं। जैसे गुरु शिखर है, तो गुरु शिखर या जो सिरोही वाला पार्ट है ये तो 0 डिग्री नजदीक और भी ज्यादा नजदीक है, तो ये तो सबसे गर्म होना चाहिए था और सूर्य के भी काफी नजदीक है। लेकिन जैसे जैसे हम हाइट की ओर बढ़ते हैं टेम्परेचर वैसे वैसे क्या होता है, कम होता है। लेकिन यहाँ पे हाइट लगभग हजारों मीटरों में होनी चाहिए तब जाके ऐसा होता है। जैसे आप 1000 मीटर 2000 मीटर की हाइट पर गए तब जाके टेम्परेचर कम होता है। अब इसमें भी कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर ऊपर वाला मकान तो गर्म रहता है, आप कह रहे हो टेम्परेचर कम रहता है। तो ऊपर वाला मकान आपका इतना ऊपर नहीं है, वो 10 फीट ऊपर ही है। तो 10 फीट ऊपर में कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर वाला तो बाद में सीजेगा ही ऊपर वाला। मीनिंग यहाँ जो हाइट होती है वो हजारों मीटर के अंदर बात होनी चाहिए। तो अब नीचे वाले बेसमेंट में अपने गर्मी है, अब ऊपर जाके ऊपर वाले माले में बैठोगे तो क्या लगेगी, और ज्यादा गर्मी लगेगी। भाई बेसमेंट में जितनी गर्मी है उससे ज्यादा ही मिलेगी ऊपर। तो बाद में वहां आपके ये हाइट वाले नियम वहां काम नहीं करेंगे। एक मंजिल पे, 2 मंजिल पे, 3 मंजिल, ये जब मुख्यतः हजारों मीटर में हाइट हो तब जाके ये काम करते हैं। यानी कोई आपकी 200-300 माले की कोई बिल्डिंग हो तब जाके आपको महसूस होगा कि ऊपर वाली जो बिल्डिंग है उनमें टेम्परेचर फिर कम है, कहीं फिर उनकी हाइट काफी अधिक होगी। बुर्ज खलीफा के ऊपर तो मीनिंग है कि एक अक्षांश रेखाएं अगर प्रभावित करती तो हमेशा हमारे सदन में बांसवाड़ा का टेम्परेचर अधिक होता। तो इसका मीनिंग इसमें इफेक्ट एक तो उच्चावच रिलीफ फीचर हाइट का इंपॉर्टेंस है। दूसरी उस एरिया में वेजिटेशन कितनी है, वनस्पति जितनी ज्यादा होगी तो टेम्परेचर कम रहता है। एक कारण इसमें रहेगा मुख्यतः वहां उपस्थित नमी की। भाई नमी अगर वहां पर नहीं है तो इसका मीनिंग टेम्परेचर जमीन जल्दी गर्म हो सकती है। नमी जहां होती है वहां क्या करती है, टेम्परेचर को होल्ड करती है, तापमान को अवशोषित करती है। तो अपने जो ऊपर वाले जो जिले हैं गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, इनमें सामान्यतः लैंड ह्यूमिडिटी भी कम है और एटमॉस्फेयर ह्यूमिडिटी भी कम। तो सोलर रेडिएशन जो आती है वो सीधी धरातल तक आती है। वायुमंडल में नमी के पार्टिकल्स कम है, क्योंकि वो जिले भी जहाँ नदियां ना के बराबर हैं, चूरू, बीकानेर, जोधपुर, यहाँ पे नहीं के बराबर नदियां हैं। जोधपुर में तो फिर भी लूनी का ड्रेनेज सिस्टम थोड़ा बहुत है। तो एक नमी भी इसके पीछे कारण यानी ह्यूमिडिटी भी कारण होती है। तो इसमें फैक्टर बहुत सारे काम करते हैं, एकमात्र फैक्टर आपका अक्षांश से दूरी नहीं होगी। अब जैसे हमने ग्रीष्म ऋतु में सबसे गर्म की बात करें, सर्वाधिक गर्म, और इसी ऋतु में अपोजिट बात करें हम कि ग्रीष्म ऋतु में सबसे ठंडा, तो आपको राजस्थान में कहा जाए कि उस जगह चलते हैं गर्मियों में जहां सबसे ठंड है, तो आपके माइंड में आएगा सिरोही, माउंट आबू। तो ग्रीष्म ऋतु में सबसे ठंडा जिला सिरोही, और सबसे ठंडा स्थान तो यहाँ रहेगा माउंट आबू। लेकिन कंडीशन अपोजिट है, सबसे ठंडा। हालांकि ऋतु हम ग्रीष्म ऋतु बोल रहे हैं और अपोजिट में जो कंडीशन है वो अपोजिट बोली जा रही है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु ठंडी नहीं होती। लेकिन गर्मी होते हुए भी ठंडा कौन है, तो फिर है सिरोही या माउंट आबू। कारण उसका हाई रिलीफ फीचर यानी अधिक उच्चावच स्थिति होना। तो इसी में एक नेक्स्ट हेडिंग यानी कंटिन्यूस पॉइंट नंबर 3। ग्रीष्म ऋतु में न्यूनतम तापमान, लोवेस्ट टेम्परेचर इन समर सीजन। ग्रीष्म ऋतु में न्यूनतम तापमान, लोवेस्ट टेम्परेचर इन समर सीजन। तो लोवेस्ट टेम्परेचर में डिस्ट्रिक्ट में आंसर क्या रहेगा, सिरोही। न्यूनतम तापमान वाला जो जिला है वो सिरोही। और एज ए प्लेस के तौर पे, स्थान के तौर पे अगर देखा जाए तो
सिरोही का स्थान आएगा माउंट आबू, जो राजस्थान का हिल स्टेशन। माउंट आबू के ब्रैकेट में भी आगे सिरोही लिख देना। बाई चांस पूछा जाए सबसे गर्मियों में सबसे ठंडा स्थान किस जिले में है, तो जिला सिरोही रहेगा। या ठंडा स्थान कौन सा है, माउंट आबू। तो लोवेस्ट टेम्परेचर इन समर सीजन एज ए पैलेस माउंट आबू, एज ए डिस्ट्रिक्ट सिरोही। ये मीनिंग समझ में आ रहा है। टेम्परेचर और हाइट एक दूसरे के इन्वर्स होती हैं। जैसे जैसे आप हाइट की वैल्यू बढ़ाओगे टेम्परेचर की वैल्यू कम आएगी, और जैसे जैसे हाइट को कम करोगे टेम्परेचर। इसका मीनिंग है कि राजस्थान के जो नीचे वाले हिस्से, मैदान और डेजर्ट वाला पार्ट, इनका टेम्परेचर अधिक होता है। जैसे ही आप हाड़ौती और अरावली के ऊपर की ओर जाओगे टेम्परेचर कम होगा। तो मीनिंग इस तरीके से अगर समझ में नहीं आए तो सीधा और सिंपल इस तरीके से लिख दो कि तापमान कम है, या इस साइड से लिख दो, चाहे ऊंचाई अगर अधिक है तो तापमान कम, और हाइट अगर कम है तो इसका मीनिंग टेम्परेचर अधिक। या तो इस तरीके से लिख दीजिए, और ये समझ में आ रहा है तो ये लिख दो। तो सिरोही का तापमान कम होने का कारण भूमध्य रेखा के निकट होना नहीं है। भूमध्य रेखा के निकट होना तो टेम्परेचर अधिक होना चाहिए था, उसके पीछे कारण क्या है, उच्चावच। तो ये रीजन लिखा हुआ था, एग्जाम में आता है कि राजस्थान में अरावली के दक्षिण के तापमान गर्मियों में कम रहते हैं, जबकि वो भूमध्य रेखा की तरफ है, यानी ज्यादा होने चाहिए टेम्परेचर। तो उसके पीछे मुख्य कारण क्या है, समुद्र की निकटता होना, समुद्र से आने वाली ठंडी हवाएं, या मुख्यतः उच्चावच। तो मुख्य कारण उच्चावच होता है इसका। तो सुरई वाला जो लिखा उसी के जस्ट नीचे कोज, यानी गर्मियों में ठंडा क्यों है, उसके इसके पीछे कारण ये है कि टेम्परेचर इनवर्स हाइट, तापमान हाइट या ऊंचाई के अपोजिट होता है। और ये भी मैंने आपको बताया था हजारों मीटर में होता है, तब ये काम करता है फैक्टर। पहले दूसरी मंजिल पे इसको अप्लाई नहीं करना है। ये वाला समझ में नहीं आ रहा हो तो ये लिख लो, तापमान उच्च होने पर, ऊंचाई अधिक होने पर तापमान कम, ऊंचाई कम होने पर तापमान अधिक। ये क्या हाइट बढ़ने पर तापमान हमेशा कम होगा क्या, ये क्या नियम हमेशा शाश्वत और साइंटिफिक रीजन है कि हमेशा कम ही होगा? तो ऐसा सिर्फ हमारे जो नीचे सरफेस पार्ट है उसके बारे में लिखा जाता है, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाओगे तो हम पृथ्वी के जब निकट निकट हैं तो पृथ्वी के नीचे वाले भाग में क्या होता है, भारी गैस कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर वेपर है ये अधिक होता है। वाटर वेपर का पार्ट अधिक होता है, इसका मीनिंग जलवाष्प अधिक होती है। और जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, टेम्परेचर को होल्ड करती है। तो ये नीचे की ओर अधिक होते हैं, और नीचे की ओर अधिक होते हैं तो सतह के नजदीक तापमान ज्यादा होते हैं। जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाओगे कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी, जलवाष्प कम होगा, तो टेम्परेचर को होल्ड करने वाले पार्ट्स नहीं है, इस कारण ऊपर की ओर जाने पर तापमान क्या होगा, कम। लेकिन ये नियम काम करता है लगभग 16 से 18 किलोमीटर की हाइट पर, ट्रोपोस्फीयर पर। इसके बाद में आता है स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल। समताप मंडल में आपको पता है ओ के 3 पार्टिकल मिलके क्या बनाते हैं, ओजोन। और ओजोन सूर्य से आने वाली जो जो पराबैंगनी विकिरणें होती हैं
जो अल्ट्रावायलेट्स जो होती है, आने वाली परावैंगनी विकिरणों को ये ऑब्जर्व करती है। अब उन विकिरणों को ऑब्जर्व करने पर वहां टेम्परेचर फिर इंक्रीज होता है। तो सौरमंडल से ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान कम होता है, समतापमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो टेम्परेचर कंटिन्यूस इंक्रीज होते हैं, बढ़ते हैं। फिर बीच में मध्य मंडल आता है, मध्य मंडल में फिर टेम्परेचर कम होना स्टार्ट होते हैं। फिर नेक्स्ट आयन मंडल आता है, तो आयन मंडल में वापस चुंबकीय कण पाए जाते हैं। तो चुंबकीय कणों के कारण यानी मैग्नेटिक पार्ट्स होते हैं जो टेम्परेचर को फिर ऑब्जर्व करते हैं, आवेशित होते हैं वो। इस कारण फिर आयन मंडल में टेम्परेचर बढ़ते हैं, और आयन आयन मंडल के बाद कंटिन्यूस टेम्परेचर बढ़ेगा आपका। यानी जैसे जैसे हम सूर्य के नजदीक जाएंगे तो तापमान क्या होगा, फिर बढ़ेगा। लेकिन ये स्टार्टिंग की 4 परतों में अपोजिट काम करता है। पहले में कम होगा, फिर बढ़ेगा, फिर कम होगा, फिर बढ़ेगा, उसके बाद में कंटिन्यूस बढ़ेगा। तो आयन मंडल में अचानक टेम्परेचर 1000 से 1100 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है आयन मंडल में चुंबकीय कणों के कारण। इस कारण इसको कहा जाता है टेम्परोस्फीयर, यानी तापमंडल भी कहा जाता है। हालांकि एटमॉस्फेयर की अलग अलग परतों की जानकारी होती है। एक टॉपिक आता है फिजिकल ज्योग्राफी में वायुमंडल, एटमॉस्फेयर के बारे में, उसमें टेम्परेचर के बारे में बताया जाता है आपको। तो इसका मीनिंग है टेम्परेचर में जो हाइट वाला आप लिखते हो कि सामान्यतः ऊंचाई पर जाने पर तापमान कम होता है, ये सिर्फ हम सतह के बारे में लिखते हैं। यानी ये जानकारी सिर्फ किसके बारे में होती है, एक सौरमंडल। तो हमेशा ऐसा नहीं होता। जैसे जैसे ऊपरी ओर जाएंगे तापमान समताप मंडल में वापस बढ़ना स्टार्ट होते हैं, क्योंकि वहां ओजोन गैस है, वो अल्ट्रावायोलेट्स या परावैंगनी विकिरणों को क्या करती है, अवशोषित करती है, जिसके कारण टेम्परेचर इंक्रीज होते हैं वापस। तो ये हम सिर्फ सतह के लिए लिख रहे हैं, एक सौरमंडल तक ये नियम ठीक है। और ग्रीष्म ऋतु वाले अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में एक लास्ट पॉइंट लिखिए अपना, तापांतर। नेक्स्ट में लिखिए तापांतर। तापांतर रेंज ऑफ टेम्परेचर। तापांतर का मीनिंग क्या होता है, जैसे आज क्या डेट है, जैसे अपने एक निश्चित डेट ली 18 मई 2024, इस दिन का हाईएस्ट टेम्परेचर यानी उच्चतम तापमान, फॉर एग्जाम्पल जैसे आज दोपहर के समय रिकॉर्ड हो चुका है उच्चतम, लगभग ये मान लो 44 डिग्री सेल्सियस। और न्यूनतम टेम्परेचर आज सुबह रिकॉर्ड हो चुका है इसका, सुबह 4 से 6 बजे के बीच में। तो इसमें मान लीजिए लगभग 20 डिग्री सेल्सियस। तो आज पूरे दिन में तापमान का ऊपर से नीचे यानी अधिकतम से न्यूनतम के बीच कितना अंतर रहा, 24 डिग्री। इसको कहा जाता है कि टेम्परेचर की जो रेंज है वो 24 डिग्री ऊपर और नीचे हुई है, तो इसको तापांतर कहा जाता है। तो एक निश्चित समय में, वो निश्चित समय कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं आज की डेट हो, कोई भी डेट हो। और जरूरी नहीं कि एक दिन का, हो सकता है 7 दिन का एक एवरेज निकाला गया हो सकता है पूरे महीने का एवरेज, हो सकता है वार्षिक तापांतर हो। तो एक निश्चित समय में उच्चतम और न्यूनतम, मीनिंग है कि उच्चतम और न्यूनतम तापमान के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है, तापांतर। और राजस्थान में जिन एरियाज में मिट्टी अधिक है, डेजर्ट अधिक है, जैसे जैसलमेर, तो वहां के दिन के तापमान बहुत ऊपर और रात्रि के तापमान वापस नीचे आते हैं, क्योंकि मिट्टी जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी ठंडी भी होती है, क्योंकि उसमें टेम्परेचर केवल ऊपर वाली सतह में होता है। तो टेम्परेचर होल्ड करती है, तो तापमान नीचे स्थानांतरित नहीं होता। आप मिट्टी को गर्मियों में कभी भी हटा के देखना, थोड़ा सा ऊपर से हटाओ, नीचे ठंडी मिट्टी मिलेगी। तो इसका मीनिंग है कि टेम्परेचर सिर्फ सरफेस पार्ट पे होल्ड है, तो तापमान का स्थानांतरण नहीं होता उसमें। इस कारण मिट्टी जल्दी गर्म होती है, जबकि पानी धीरे गर्म इसलिए होता है क्योंकि उसमें जो टेम्परेचर आता है वो धीरे धीरे नीचे की ओर बैठता है। इस कारण पानी को गर्म होने में मिट्टी से लगभग 5 टाइम टेम्परेचर अधिक चाहिए होता है। तो 5 टाइम मल्टीपल टेम्परेचर अधिक चाहिए, तो मिट्टी अगर 1 घंटे में गर्म हो रही है तो पानी 5 घंटे में। तो इसका मीनिंग मिट्टी का सरफेस पार्ट जो जल्दी गर्म हुआ है क्योंकि उसके पास टेम्परेचर कम है, तो उसको शाम को रिलीज करने में भी टाइम कम लगेगा। तो मिट्टी जल्दी गर्म होती है
जल्दी ठंडी होती हैं, तो इसका मीनिंग उनकी रेंज ऑफ टेम्परेचर जल्दी हाई और जल्दी लो। तो इसका मीनिंग जो डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट होंगे वहां के तापांतर अधिक होते हैं, जबकि राजस्थान में अरावली के पूर्वी जिलों में तापांतर सामान्यतः कम पाया जाता है, क्योंकि हाईएस्ट टेम्परेचर नहीं जाते हैं वहां जहाँ वनस्पति होती है, ना लोवेस्ट टेम्परेचर जाते हैं, क्योंकि मिट्टी जल्दी ठंडी और मिट्टी जल्दी गर्म होती है। तो राजस्थान में जो दैनिक तापांतर एक दिन में सबसे ऊपर नीचे टेम्परेचर है वो जैसलमेर का होता है, लेकिन ऐसा पूरे वर्ष में देखा जाए तो गर्मियों में सबसे गर्म जिला कौन सा है? और खास बात है कि विंटर सीजन में सबसे ठंडा भी चूरू है, लेकिन समर और विंटर एक दिन में नहीं आती। समर आती है, उसके विंटर लगभग 6 महीने बाद आती है, अपोजिट सीजन है एक दूसरे के। तो चूरू सबसे ठंडा सर्दियों में है और सबसे गर्म कब है? गर्मियों में। तो इसका मीनिंग राजस्थान में वार्षिक तापांतर पूरे वर्ष में सबसे ऊपर नीचे टेम्परेचर किसका होता है? चूरू का। तो वार्षिक तापांतर या एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर मैक्सिमम चूरू के, और डेली बेसिस पे रेंज ऑफ टेम्परेचर सबसे ज्यादा जैसलमेर। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और तापांतर का मीनिंग क्या होता है? टेम्परेचर गैप बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर, यानी तापमान के बीच का अंतर जो अधिकतम और न्यूनतम का अंतर होता है उसको क्या कहा जाता है? रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो तापांतर की डेफिनेशन लिखिएगा, उच्चतम एवं न्यूनतम तापमान के मध्य के अंतर को उच्चतम एवं न्यूनतम तापमान के अंतर को तापांतर कहा जाता है। उच्चतम एवं न्यूनतम तापमान के अंतर को तापांतर कहा जाता है। Difference between highest temperature and lowest temperature is called range of temperature. Difference between highest and lowest temperature is called range of temperature. Example, जैसे इस डेट को लिखते हुए एग्जाम्पल लिख दीजिए, फिर नीचे अंतर कितना हुआ? 24 डिग्री सेल्सियस। उसको लिख देना तापांतर 24 डिग्री सेल्सियस। उच्चतम एवं न्यूनतम तापमान के अंतर को तापांतर कहा जाता है। डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट टेम्परेचर एंड लोवेस्ट टेम्परेचर इज नोन एज रेंज ऑफ टेम्परेचर। फिर एग्जाम्पल में आज की डेट लिखते हुए हाईएस्ट और लोवेस्ट दोनों टेम्परेचर लिख दीजिए, और नीचे मेंशन कर देना रेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी तापांतर कितना निकला? 24 डिग्री। तो इस 24 डिग्री को तापांतर कहेंगे। अब इसमें अपने से जो एग्जाम्पल पूछे जाते हैं वो फैक्चुअली अपने से मीनिंग नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में कि तापांतर क्या है। तापमान के मध्य का अंतर जो किसी भी दिन का हो सकता है। अपने से डायरेक्ट क्वेश्चन ये आएंगे कि राजस्थान में सर्वाधिक तापांतर, जो डेफिनेशन लिखा उससे के नीचे एक लाइन लिखे, राजस्थान में सर्वाधिक तापांतर, हाईएस्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर इन राजस्थान, हाईएस्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर इन राजस्थान, राजस्थान में सर्वाधिक तापांतर एक तो दैनिक आधार पे किस जिले में होते हैं? जैसलमेर। और एक पूरे वर्ष में टेम्परेचर सबसे अधिक और नीचे किसका जाता है? चूरू डिस्ट्रिक्ट। मैक्सिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर इन राजस्थान, डेली बेसिस जैसलमेर एंड एनुअल बेसिस चूरू।
क्या चीज? भाई उतना जल्दी डाउन नहीं आता। फुलौदी में क्या चट्टानें इस प्रकार की होती हैं कि टेम्परेचर को होल्ड रखती हैं, टेम्परेचर की इंटेंसिटी लंबे टाइम तक रहती है। चट्टानों के अकॉर्डिंग भी होल्डिंग टाइम भी उनका भी होता है ना, चट्टानों का कितना जल्दी टेम्परेचर रिलीज करती हैं। ऐसे तो पानी भी गर्म होता है, लेकिन वो धीरे धीरे गर्म होता है, तो उनकी टेम्परेचर होल्ड करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है। अब जैसलमेर में क्या होता है, सरफेस गर्म होती है, जल्दी गर्म होती है और वापस जल्दी ठंडी होती है। तो डेली बेसिस पे सबसे ज्यादा रेंज ऑफ टेम्परेचर ऊपर नीचे किसकी होती है? जैसलमेर। ऐसे तो होने को चूरू भी तो गर्म होता नहीं है दिन में, ग्रीष्म ऋतु में, लेकिन ये पूरे हर दिन को अगर एनालिसिस किया जाए तो दैनिक आधार पे एक एवरेज तौर पे जैसलमेर सबसे ज्यादा ऊपर नीचे टेम्परेचर करता है पूरे साल में हर दिन। और पूरे वर्ष के अंदर देखा जाए उसके अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान के बीच का अंतर, तो पूरे वर्ष में ये गैप सबसे ज्यादा चूरू के आता है, क्योंकि चूरू गर्मियों में सबसे गर्म रहता है और सर्दियों में सबसे ठंडा। तो एनुअल बेस पे रेंज ऑफ टेम्परेचर सबसे ज्यादा ऊपर नीचे किसकी जाती है? चूरू के। और डेली बेसिस पे आंसर क्या रहता है? जैसलमेर। और चूरू का कारण यह भी है कि चूरू गर्मियों में तो गर्म होता है, जिसके कारण अभी मैंने बताया थे वेजिटेशन कम है, ह्यूमिडिटी कम है, रिलीफ फीचर या उचावच काफी कम है। हाइट पे होता तो टेम्परेचर उसके भी कम होते। और सर्दियों में वो ठंडा इसलिए होता है क्योंकि हिमालय से आने वाली जो कोल्ड वेव्स हैं, शीत लहरें, उसके डायरेक्ट इफेक्टिव रीजन में आता है चूरू। और चूरू का एक टच वाला पार्ट है सीकर का फतेहपुर। ये हिमालय की जो ठंडी हवाएं होती हैं उनके डायरेक्ट इफेक्टिव रीजन में होते हैं। और एक कारण ये है कि यहाँ वनस्पति राजस्थान में सबसे कम, तो इस कारण यहाँ ठंड का इफेक्ट ज्यादा होता है, हिमालयी ठंड का। इस कारण ये सर्दियों में अपने टेम्परेचर को जल्दी डाउन करते हैं। तो राजस्थान में सबसे ठंडा जिला राजस्थान में कौन है? चूरू एंड सीकर। सीकर का मोस्टली फतेहपुर का पार्ट। वो अपने इसमें आप जो पूछ रहे हो, आप कह रहे हो जब सूर्य उत्तरायण हुआ नदन हेमेस्फेयर में गया, तो यहां से टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे और एयर प्रेशर लो हो जाएगा इस साइड में। तो उस समय हिमालय की जो हवाएं होती हैं वो विंड फ्लो उस साइड में बनता है। और इस साइड में, क्योंकि इस साइड में समुद्री हवाओं का फ्लो स्टार्ट हो जाता है, ये वाला ट्रेड विंड्स वाला। तो ये जो बीच में लोअर प्रेशर हो रहा है, इस लोअर प्रेशर की पूर्ति इस साइड में सागरीय भाग से होती है, ना कि हिमालय से। क्योंकि हिमालय वाला पार्ट है उसमें जो वेस्टर्लीज होती है, पश्चिमी हवाएं जो आती हैं, वो पश्चिमी हवाएं हिमालय के ऊपर शिफ्ट हो जाती हैं। जबकि सर्दियों में क्या होता है, जैसे जैसे सूर्य नीचे की ओर आता है तो जो वेस्टली चलती हैं पश्चिम की ओर, वो हिमालय के नीचे शिफ्ट हो जाती है। तो हिमालय का जो सदर्न पार्ट वाला होता है वो हाई एयर प्रेशर वाला एरिया होता है सर्दियों में। तो जैसे जैसे इस साइड में सूर्य दक्षिणायन हुआ, तो दक्षिणायन हुआ तो भारत का ये भाग तो गर्म है ना, नीचे वाला, तो ये हिस्सा जरूर ठंडा हो रहा है, लेकिन ये हिस्सा गर्म है, तो ये हिस्सा गर्म है, तो इसका मतलब यहाँ एयर प्रेशर क्या होगा? लो। अब उस लोअर प्रेशर की पूर्ति के लिए हिमालय की ओर से हवाएं आना स्टार्ट होंगी सर्दियों में, और उनका इफेक्ट राजस्थान तक ही होता है। आगे इसलिए नहीं होता क्योंकि पानी समय तक, लंबे टाइम तक टेम्परेचर को होल्ड करता है। और लंबे टाइम तक टेम्परेचर को होल्ड करेगा तो सदर्न इंडिया की जो क्लाइमेट है वो इक्विवेलेंट क्लाइमेट होती है, सम जलवायु होती है। जबकि उत्तर भारत में होता है कि मुख्यतः जो गर्मियों में तो अधिक गर्मियां होती हैं, सर्दियों में अधिक सर्दियां होती है, डायनेमिक क्लाइमेट होती है। तो हम उत्तर भारत वाले जो राज्य आते हैं वो आते हैं डायनेमिक क्लाइमेट में, विषम जलवायु में आते हैं। हमारी जो क्लाइमेट सीजन बार बार चेंज होते रहते हैं, हर 3 महीने बाद नई ऋतु आ जाती है। जबकि सदर्न इंडिया में लगभग 12 महीने एक ही ऋतु होती है, उष्ण, यानी समर टाइप सीजन होती है 12 महीने। तो अभी जो अपन ने 4 ऋतुओं में डिवाइड किया था उसमें एक पार्ट अपना कंप्लीट हो गया, समर वाला पार्ट। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, रेनी सीजन या वर्षा ऋतु। ऋतुओं में जो 4 पार्ट किए थे उसमें अपना सेकंड है रेनी सीजन या वर्षा ऋतु।
नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखिएगा रेनी सीजन या वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में आपको ध्यान हो मैंने एक घटना लिखवाई थी, मानसून। तो इसमें मुख्यतः इसी के बारे में डिटेल में कवर करेंगे। तो वर्षा ऋतु या रेनी सीजन के जस्ट नीचे हेडिंग में लिखो मानसून। मानसून वाला जो पार्ट है उसमें जिन जिन पॉइंट्स को हम कवर करेंगे उसमें एक तो इसका जनरल इंट्रोडक्शन, इस शब्द के बारे में पढ़ेंगे। जनरल इंट्रोडक्शन यानी इसका सामान्य परिचय। सामान्य परिचय का मीनिंग ये शब्द है किस भाषा से लिया गया है, इसका मूल शब्द क्या है, किस व्यक्ति ने दिया है, इसका मीनिंग क्या है। तीनों चारों चीजें इसके जनरल इंट्रोडक्शन में कवर करेंगे। इसके बाद में मानसून की जो हमारे यहाँ डेट है, मानसून डेट के बारे में, मानसून नेम यानी मानसून का नाम क्या है, पहले तुम नाम देखेंगे, उसके बाद में मानसून रिलेवेंट डेट। तो मानसून का नाम जो हवाएं आती हैं उन हवाओं के दिशा को, डायरेक्शन को डिवाइड करके नाम का पता चलेगा, क्योंकि मानसून को नाम दिया गया है विंड डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, और हवाओं में हमेशा नाम दिया जाता है उसके फॉरवर्ड डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। जिस ओर वो बढ़ती है वो नाम दिया जाता है, जिस ओर से आती है वो नाम नहीं देते कभी। जैसे हवा पूर्व की ओर से आ रही है, सॉरी जिस ओर से विंड्स आना स्टार्ट करती है उस, सॉरी अपोजिट उल्टा बोल दिया मैंने, जिस ओर से आती है वो नाम दिया जाता है। उसका जो बढ़ने वाली जो डायरेक्शन है उसको महत्व नहीं दिया जाता, यानी उसके इनिशियल डायरेक्शन को महत्व दिया जाता है। जैसे कोई विंड्स अगर ईस्ट की ओर से आ रही है तो हम उसको कहते हैं पूर्वाई पवन, उसको नाम पछवाई नहीं दिया जाएगा। और कोई हवा अगर वेस्ट 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 की ओर से आ रही है, पश्चिम की ओर से, तो वह वेस्टर्लीज के रूप में होती है, पछवा पवन है। लेकिन पछवा पवन जाए किस साइड में रही है, ईस्ट साइड में, तो उसके ओरिजिन डायरेक्शन यानी उत्पत्ति वाली दिशा को नाम देंगे, ना कि किस ओर बढ़ रही है उसको इंपोर्टेंस नहीं दिया जाता। फॉर एग्जाम्पल भारत में हाई टेम्परेचर और लो एयर प्रेशर के कारण हिंद महासागर की ओर से जो मानसून जनरेट होता है उस मानसून की डायरेक्शन ये होती है। भारत में अरब सागर और बे ऑफ बंगाल, तो बे ऑफ बंगाल वाला तो इस साइड में ईस्टर्न हिमालय की ओर जाके बारिश करवाते हैं। तो इसमें जो विंड डायरेक्शन जो बन रही है, इन विंड डायरेक्शन को डिवाइड किया जाता है। तो इस विंड डायरेक्शन को अगर आप डिवाइड करोगे तो आंसर रहेगा साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। तो इसमें जहां से ये जनरेट हो रही है, जिस दिशा से उत्पन्न हो रही है, दक्षिण पश्चिम, तो इसी के अकॉर्डिंग हमारे मानसून का नाम क्या रहता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ये तो तब बताना होता है जब एग्जामिनर पूछे कि मानसून के आगे बढ़ने की दिशा क्या है, तब हमें बताना होता है नॉर्थ ईस्ट है। बाकी पूछे मानसून का नाम क्या है, तो मानसून का नाम होता है दक्षिणी पश्चिमी। तो विंड डायरेक्शन में हमेशा इंपोर्टेंस जनरेट यानी जिस दिशा से स्टार्ट हो रही है, तो इसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन को कभी महत्व नहीं दिया जाता। जब तक नहीं पूछे तब तक नहीं बताना होता। तो एक इसमें पॉइंट कवर करेंगे, मानसून नेम यानी जो विंड डायरेक्शन से तय होगा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। फिर है मानसून डेट। मानसून में दो डेट होती है, एक तो मानसून के आने की अराइवल डेट और एक उसकी डिपार्चर डेट यानी आगमन तिथि और एक उसकी निवर्तन तिथि। तो यह भी एक फैक्चुअल पॉइंट होता है। फिर मानसून ब्रांचेज, मानसून की शाखाएं। तो मानसून शाखाएं, भारतीय मानसून को मुख्यतः दो जलीय क्षेत्रों से आने के कारण दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक तो अरब सागरीय शाखा और एक बी वाली यानी बे ऑफ बंगाल ब्रांच। तो एक तो ए ब्रांच है और एक बी ब्रांच, एक अरेबियन सी ब्रांच अरब सागरीय शाखा और एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो कि भारत के पूर्व से आती। तो ब्रांचेज इसके मुख्यतः दो रहेंगे आपके। फिर इसके बाद में मॉनसून का इफेक्ट या प्रभाव। तो मॉनसून का इफेक्ट या प्रभाव कौन से एरिया में कितना रहता है, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है, यहां से जनरली आरएस प्रीलिम्स में क्वेश्चन अधिक आते हैं आपके इस वाले पार्ट से। और मॉनसून ब्रांचेज ये वाला पार्ट आपके आरएस मेंस के अकॉर्डिंग कि राजस्थान में मानसून की शाखाओं की व्याख्या करो, तो ये 50 वर्ड में एक आंसर। और ये सारे स्टार्टिंग वाले ये जनरल इंट्रोडक्शन होता है।
भाई मानसून क्या है, उसका नाम क्या है, उसकी डेट या तिथियां क्या होती हैं। जनरली क्वेश्चन यहाँ से कम आते हैं, ना के बराबर, लेकिन फिर भी एक जनरल इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग में उसकी दिशाओं को लेकर, उसकी डेट को लेकर, उसके नाम को लेकर, ये जनरल इंट्रोडक्शन चलता है 2-3 पॉइंट के अंदर। मेन पॉइंट इसमें लास्ट वाले है। तो इस मानसून को 4-5 पॉइंट्स में डिवाइड कर लीजिए। एक तो जनरल इंट्रोडक्शन, सामान्य परिचय में, फिर है नेम ऑफ मानसून, यानी मानसून का नाम क्या है, फिर डेट ऑफ मानसून, मानसून की तिथि, डेट ऑफ मानसून, मानसून की तिथि, सेकंड लास्ट पॉइंट मानसून ब्रांचेज, मानसून शाखाएं, और लास्ट में है मानसून का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ मानसून। जनरल इंट्रोडक्शन, सामान्य परिचय, नेम ऑफ मानसून, नेक्स्ट डेट ऑफ मानसून, मानसून की दिशाएं, नेक्स्ट है मानसून ब्रांचेज, मानसून शाखाएं या ब्रांचेज ऑफ मानसून, मानसून और आगे डैश करके ब्रांचेज या ब्रांचेज ऑफ मानसून लिख दीजिए, मानसून की शाखाएं, और लास्ट में है इफेक्ट ऑफ मानसून, मानसून का प्रभाव। लास्ट में मानसून का प्रभाव। तो इसमें फर्स्ट वाला हेडिंग में लीजिएगा जनरल इंट्रोडक्शन, सामान्य परिचय। ये अफ्रीका के पास वाला जो पार्ट है, ये है अरेबियन कंट्रीज। ज्योग्राफी का जो कहा जाता है शुरुआत इन अरेबियन कंट्रीज के पास, यूरोप की, और यहाँ पे आता है ग्रीस या ग्रीक। तो एक ग्रीक वाला जो पार्ट है, यहाँ से ज्योग्राफी स्टार्ट होती है, ये ज्योग्राफी की मदरलैंड है। ज्योग्राफी की स्टार्टिंग की जितनी भी थ्योरी या सिद्धांत है, वो सारी ग्रीक विद्वानों के द्वारा दी गई। लेकिन यूरोप में धीरे धीरे फिर एक युग आता है जिसमें धर्म का इफेक्ट बढ़ता है, और जब धर्म का इफेक्ट बढ़ता है तो धीरे धीरे व्यक्ति दिमाग लगाना बंद कर देते हैं, सब ईश्वर की मर्जी से मानते हैं, सब ईश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कई बार अपने भी राजनीतिक स्तर में इस प्रकार की घटनाएं होती कि भाई हम सब कुछ साइंटिफिक नियम वगैरह उन सबको साइड में रखते हैं और बाद में सिर्फ धार्मिक चीजों को अधिक महत्व दे बैठते हैं। तो उसी तरीके से यूरोप में एक समय ऐसा है जब पादरियों का प्रभाव बढ़ने लग गया, यानी क्रिश्चियन धर्म का प्रभाव इतना अधिक हो गया कि लोगों ने साइंटिफिक तरीके से सोचना ही बंद कर दिया। सब धर्म ग्रंथों के पीछे, कईयों को लगता हमसे पाप हुआ है तो पादरी कहा करते थे हम आपको पाप से मुक्ति दिला देंगे। तो इस प्रकार की आप हिस्ट्री में कई चीजें देखते भी हो। बाद में एक होता है रेनेसा टाइम पीरियड, पुनर्जागरण, जो लगभग 1500 के बाद में आता है, यानी 1400 प्लस 15वीं शताब्दी में। तो उस रेनेसा युग में वापस रिसर्च स्टार्ट होते हैं। फिर जो ज्योग्राफी है वो स्टार्ट होती है आपके जर्मनी से। बाद में जो जर्मन ज्योग्राफर है वो उसको आगे बढ़ाते हैं, लेकिन स्टार्टिंग शुरुआती दौर में कौन बढ़ाता है, ग्रीस। लेकिन बीच में जब ये, जैसे कि मैंने बताया, रिलीजन का इफेक्ट अधिक हो गया, उस समय ज्योग्राफी को संभालते हैं अरब भूगोलवेता। और अरब भूगोलवेताओं में एक फेमस भूगोलवेता है, हालांकि उनका संबंध इतिहास से भी है, अल मसूदी। अल मसूदी ने यह बताया कि अरब कंट्रीजों 3 और पानी से घिरे रहते हैं। भारत की तरह ही अरब प्रायद्वीप बोला जाता है, तो ये पेनिनसुलर कंडीशन रखता है, लेकिन उसके बाद में भी शुष्क सूखा है, डेजर्ट एरिया अधिक है। तो कहते हैं हम 3 और पानी से घिरे हैं लेकिन फिर भी सूखे हैं, हमारे यहाँ मौसम का इफेक्ट क्यों नहीं होता। तो अरबी भाषा में जो मानसून है उसको क्या बोला गया है, मौसम। और धीरे धीरे उससे ये हिंदी में शब्द किस नाम से आया, मानसून। तो इन्होंने जो शब्द यूज किया मौसम, वो किस भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का। तो एक तो इसमें आता है कि मानसून शब्द मूलतः या इसका बेस वर्ड क्या है, मौसम, किस भाषा का शब्द है,
तो लैंग्वेज पे के तौर पे माना जाता है अरबी, और इस शब्द के फादर या जनक किसको माना जाता है? अल मसूदी। और इस मानसून का मीनिंग होता है ऋतु में परिवर्तन करना। शॉर्ट में जो मीनिंग बोलते हैं चेंज इन सीजन। जैसे अभी गर्मी चल रही है अपने जून तक, क्या जून के बाद गर्मियां चली जाएंगी? नहीं, लेकिन बाद में गर्मी का इफेक्ट धीरे धीरे कम होगा, क्योंकि वर्षा होना स्टार्ट हो जाएगी। गर्मियां तो यूं ही रहेंगी लगभग अक्टूबर नवंबर तक, जब तक सर्दियां स्टार्ट नहीं होंगी तब तक। इसका मीनिंग है कि एक तो अब वो चल रहा है कि हमारे टेम्परेचर इंक्रीज होते जा रहे हैं, फिर जून के बाद में कंटिन्यूस टेम्परेचर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसका मीनिंग ऋतु में चेंज आ रहा है। तो मानसून का मीनिंग ये लिया जाता है कि ऋतु में परिवर्तन लाने वाली घटना है। तो आरपीएससी जब शॉर्ट में इसका मीनिंग पूछते हैं कि मीनिंग ऑफ मानसून क्या है, तो फैक्चुअली इसका जो आंसर आता है वो आता है चेंज इन सीजन, ऋतु में परिवर्तन। बाकी जनरली लॉन्ग मीनिंग जो हम बड़ा मीनिंग जो बताते हैं कि मौसमी हवाओं की दिशा में परिवर्तन, जो जल से और स्थल की ओर हवाएं आना स्टार्ट करती हैं, जिनसे फिर धीरे धीरे अपने रेनफॉल होना स्टार्ट होता है, वो क्या होता है? मानसून। तो सामान्यतः मौसमी हवाओं की दिशा में परिवर्तन जो जल से स्थल की ओर चलती हैं उनको मानसून कहा जाता है। बाकी शॉर्ट मीनिंग यही होता है ऋतु में परिवर्तन, चेंज इन सीजन। तो सबसे पहले इस शब्द का इंट्रोडक्शन लिखना अपने को। तो जनरल इंट्रोडक्शन में एक में तो लिखिए, अलग अलग फैक्ट्स हैं इसमें। मूल शब्द, इसका बेस वर्ड या बेसिक वर्ड क्या है? तो मौसम। इसमें लैंग्वेज या भाषा, अरेबिक लैंग्वेज। इस शब्द के जनक या फादर? अल मसूदी। एग्जामिनर जनरली जो मीनिंग पूछता है, इनमें से जो पूछता है वो पूछता है इसका मीनिंग या अर्थ। यानी आरपीएससी में एक दो बार पूछा हुआ, मीनिंग में पूछा हुआ इसमें। वो भी टीचर ग्रेड एग्जाम में, आरएस में कभी नहीं पूछा इसका मीनिंग भी। तो इसमें मूल शब्द या इसका जो बेस वर्ड या बेसिक वर्ड है मौसम, जिसकी भाषा या लैंग्वेज है अरेबिक लैंग्वेज, और शब्द के जनक या फादर अल मसूदी, जो अर्बन जोग्राफर है, अरेबियन कंट्री से हैं। फिर लास्ट में लिखेगा इसका मीनिंग या अर्थ। मीनिंग में लिखे ऋतु में परिवर्तन। सर यदि पूरे भारत की मानसून दिशाएं दक्षिणी पश्चिमी हैं, तो तमिलनाडु का कोरोमंडल लौटता हुआ तापमान क्यों है? तापमान नहीं, मानसून क्यों है? महेंद्र राज पुरोहित कौन? लौटता हुआ मानसून क्यों? आप तो साइंस वाले स्टूडेंट हो, वो हो क्या ज्योग्राफी वाले? बताएंगे अभी, क्योंकि आगे की चीजें आपके इंडियन ज्योग्राफी में आएगा कि ये लौटता हुआ मानसून तमिलनाडु के तट पर, क्योंकि आता हुआ है वो सेम वैसे ही रहता है जैसे अरावली के अंदर। राजस्थान में अरावली वर्षा क्यों नहीं करवा पाती? क्योंकि मानसून के पैरेलल होती है, इस कारण कम वर्षा होती है। तमिलनाडु में भी यही होता है कि यहाँ से जो अरब सागर या बंगाल की खाड़ी की ओर से जो मानसून आता है, ये पैरेलल चलता है इसके। फिर आगे तो ये इस तरीके से मुड़ना स्टार्ट कर देता है राजस्थान की तरफ, शिवालिक हिमालय से। इस कारण बाकी तटों पे तो वर्षा होना स्टार्ट हो जाती, लेकिन यहाँ पे विंड्स पैरेलल होती। और आते हुए मानसून से इसलिए करवाती हैं क्योंकि इस साइड से जो विंड्स वापस लौटेगी वो बे ऑफ बंगाल से ह्यूमिडिटी ग्रहण कर लेती, और इस पश्चिमी तट पे यहाँ, सॉरी पूर्वी तट पे यहाँ टकरा जाती। इस कारण इनसे वर्षा होना पॉसिबल है। जबकि बाकी पूरे भारत में जब लौटेंगे इस साइड में, तो वो पूरे लैंड पार्ट से गुजरती हैं, उनके बीच में कोई वाटर बॉडी नहीं आती।
जबकि इस साइड में लौटते हुए बे ऑफ बंगाल खाड़ी से होते हुए तमिलनाडु तट से टकरा जाती। तो इस कारण कहा जाता है तमिलनाडु तट पे आते हुए मानसून से वर्षा नहीं होती, क्योंकि माउंटेन्स के पैरेलल होती हैं विंड्स, और लौटते हुए से इसलिए होती हैं क्योंकि बे ऑफ बंगाल से आके और बाद में पश्चिमी घाट में यहाँ टकराती है। इस कारण कोरोमंडल तट मुख्यतः लौटते हुए मानसून से यानी उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करता है। तो पूरे भारत का जो मानसून होगा उसके अपोजिट मानसून होगा तमिलनाडु का, यानी पूरे भारत में आता हुआ मानसून है दक्षिणी पश्चिमी, और तमिलनाडु में उत्तरी पूर्वी मानसून यानी रेडिएटिंग मानसून होता है। ये कारण है उसमें। तो ये इंडियन ज्योग्राफी में आपके अलग से आएगा ये तमिलनाडु का रेडिएटिंग मानसून, बिकॉज तमिलनाडु इज नॉट पार्ट ऑफ राजस्थान। तमिलनाडु राजस्थान का हिस्सा नहीं है, वो अलग है। अच्छा हाँ, पूछो डाउट तो ऐसे। तो डाउट के लिए मैंने अलग से कह रखा, आपको एक सेशन दे रखा है कि जैसे ही डाउट अगर कोई भी रिलेवेंट हो, क्योंकि जैसे अब डाउट आपके तमिलनाडु वाला मानसून चल रहा है, जैसे आप बैठे हो क्लास चल रहा है 100%, भाई चिट्ठी कब की बनाई हुई है, यही तो कह रहा हूँ। तो तब तमिलनाडु का मानसून चल रहा है ना। तो अब इम्पोर्टेंट ये है, अब यहाँ से कोई फैक्ट अगर आपके माइंड से निकल जाता है तो इसका मीनिंग अभी जरूरी ये था। तभी मैं हमेशा कहता हूँ कि ज्योग्राफी ज्योग्राफी की क्लास में वो स्टूडेंट ज्यादा सीख के जाते हैं जिनके ज्योग्राफी नहीं है। बाकी जिनके उनके तो समस्याएं रहती हैं, भाई उनके समस्या क्या है, वो पहले से इतनी सारी समस्याएं लेके आते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। और बाकी जिनके बिल्कुल साफ है उनके रहता है कि हाँ आज इतना तो समझ में आया, इसलिए ये इसलिए होता है। क्योंकि बाकियों को आज तक ये भाई ज्योग्राफी का जी पता नहीं होता है, इसलिए वो धीरे धीरे अपने कॉन्सेप्ट तैयार करते हैं कि अच्छा इसलिए हुआ है। बाकी ज्योग्राफी वाले तो क्या आधी ज्योग्राफी लिए हुए घूम रहे हैं, और फिर आधी समस्याएं लिए हुए घूम रहे हैं पहले से। फिर वो है कि उन समस्याओं का समाधान क्या होगा कि अच्छा ये बता रहे हैं तो इसे ये और पूछ ले तो ये बता देगा। सब बता दूंगा, उनके अलावा भी हैं तो भी बता दूंगा। और बहुत गहरी मत लेके आ जाना कि फोन क्यों नहीं उठाता और क्यों नहीं उठाती है। तो इसमें मीनिंग लिखिएगा, लिख दिया। एक और लिखना है, शॉर्ट में लिखा है अभी। तो ऋतु में परिवर्तन यही लिखा ना, चेंज इन सीजन, और या दूसरा मीनिंग लिखिए, या मौसमी हवाओं की दिशा में परिवर्तन, या मौसमी हवाओं की दिशा में परिवर्तन जो जल से स्थल की ओर चलती है, और चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मॉनसून इवेंट्स इन मॉनसून इवेंट्स, और चेंज इन द डायरेक्शन इन मॉनसून इवेंट्स विच कम्स फ्रॉम ओशनिक पार्ट टू लैंड पार्ट या कॉन्टिनेंटल पार्ट, और चेंज इन change in the direction in monsoon events which comes from oceanic part to land part, और मौसमी हवाओं की दिशा में परिवर्तन, मौसमी हवाओं की दिशा में परिवर्तन जो जल से स्थल की ओर चलती। अब इसका मीनिंग यह है कि जैसे हमारी सर्दियां होती है तो सर्दियों के समय हमारे टेम्परेचर यहाँ कम होते हैं उत्तर भारत में, और एयर प्रेशर क्या होता है, हाई होता है। तो इधर से हवाएं समुद्र की ओर चलती हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारे टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होते हैं गर्मियों में, तो एयर प्रेशर क्या होता है हमारे यहाँ लो, और उसके बाद में विंड फ्लो इस साइड में बनता है। तो हम कहते हैं कि पहले हमारी एक अलग डायरेक्शन होती है लैंड पार्ट से ओशियनिक पार्ट। तो लैंड पार्ट से जो भी विंड्स आती है उसमें ह्यूमिडिटी नहीं होती, या ना के बराबर होती। हो सकता है बीच में कोई नदी वाला क्षेत्र हो तो ह्यूमिडिटी आ जाए, लेकिन नदियों से ह्यूमिडिटी इतनी नहीं मिलने वाली जिससे बारिश हो जाए। लेकिन समुद्र की ओर से जैसे ये डायरेक्शन विंड डायरेक्शन चेंज होकर इधर आती है, तो इसका मीनिंग इससे मानसून एक्टिव होता है। तो मानसून का एक दूसरा मीनिंग ये भी लिया जाता है मौसमी हवाओं की दिशा में परिवर्तन, यानी पहले तो ये था, उसके बाद चेंज होकर इस साइड से आना स्टार्ट होती है, तो इनको हम मानसूनी हवाएं कहते हैं। तो जो जल से और स्थल की ओर आती है वो हमारे लिए मानसून इवेंट्स है, जिसके कारण ऋतु में परिवर्तन आता है। इसका मीनिंग रहती तो गर्मी है, लेकिन गर्मी में अब टेम्परेचर कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। इस कारण वो जो टेम्परेचर कम होंगे उसको कहेंगे चेंज इन सीजन, जो किसके कारण हुए, मानसून। इस कारण मानसून का अर्थ लिया गया ऋतु में परिवर्तन करना।
या मौसमी हवाओं की दिशा में परिवर्तन जो जल से स्थल की ओर, तो उससे ऋतु में परिवर्तन या चेंज होता है। तो मीनिंग जो स्टार्टिंग में लिखा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चेंज इन सीजन, एग्जाम में ये आता है स्टार्टिंग वाला। डेफिनेशन में कोई रेयरली हो पूछ लिया जाए, बाकी डेफिनेशन वाला नहीं पूछा जाएगा कि मानसून का अर्थ क्या होता है। अब ये जनरल इंट्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट लाइन में लिखेगा नेम ऑफ मानसून, मानसून का नाम। सेकंड यही था ना, इसमें हेडिंग में लिखे थे पॉइंट्स अपन। नेक्स्ट है नेम ऑफ मानसून, मानसून का नाम। तो नेम ऑफ मानसून का मीनिंग ये है कि जैसे उत्तर भारत में अब टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो गया, बढ़ना स्टार्ट हो गया, इसका मीनिंग एयर प्रेशर क्या हो गया, लो। एपी का मीनिंग क्या है यहाँ, वायु दाब। जैसे हमारी इक्वेटर लाइन है, इक्वेटर लाइन की ओर जो विंड्स चलते हैं, इन विंड्स को कहा जाता है ट्रेड विंड्स या व्यापारिक पवनें। ये पृथ्वी पे चलने वाली जो फिक्स विंड्स होती हैं उनमें से है, जो इक्वेटर लाइन के और दोनों गोलार्धों में इस तरीके से चलती है। इनकी जो जनरल डायरेक्शन होती है वो होती है ईस्ट से वेस्ट की ओर। इस कारण इनको ईस्टर्लीज भी कहा जाता है, पूर्वाई पवने। उत्तरी गोलार्ध में देखोगे तब भी ये एक डायरेक्शन इनकी ईस्ट रहेगी, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में विंड्स जो चलती हैं, जो फिक्स विंड्स होती हैं, वो अपनी राइट साइड में चलती हैं, यानी जिस ओर चल रही होती हैं वो अपनी राइट साइड में झुकी हुई होती है। तो ये विंड्स आनी तो इस तरीके से चाहिए थी इक्वेटर लाइन की ओर, लेकिन ये अपनी राइट साइड में झुकी हुई रहती है। उत्तरी गोलार्ध में ये, सॉरी सदर्न हेमेस्फेयर में ये नियम होता है बाईं ओर का। इसको फेरल या कोरियोलिसिस फोर्स कहा जाता है। तो उत्तरी गोलार्ध में राइट साइड में काम करता है और सदर्न में ये लेफ्ट साइड में, यानी एक का अच्छे से रट लो कि उत्तरी गोलार्ध में जिस ओर काम करेगा, सदर्न में उसके अपोजिट करेगा। तो सदर्न में लेफ्ट की ओर, जैसे विंड्स इस तरीके से जानी चाहिए थी लेकिन ये अपने लेफ्ट में, तो सदर्न में ये डायरेक्शन है। तो अब डिवाइड करके अगर देखोगे सदर्न में, तो इसमें साउथ ईस्ट और नॉर्थ वाले उत्तरी गोलार्ध में डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट। तो दोनों में कॉमन कौन आ रही है, इस कारण कहा जाता है ईस्टर्लीज, इस कारण पूर्वाई पवने कहा जाता है। अब सूर्य के उत्तरायण या दक्षिणायन, यानी नदन की ओर शिफ्ट होने और सदन की ओर शिफ्ट होने से मुख्यतः इनकी स्थिति है वो चेंज हो सकती है। जैसे जैसे गर्मियों में हमारे यहाँ सूर्य धीरे धीरे यहाँ शिफ्ट हो जाता है, तो इसका मीनिंग जो 0 डिग्री पे कंडीशन थी वो धीरे धीरे कहाँ पर आ गई, कर्क रेखा की, और हाईएस्ट टेम्परेचर इधर हो गए, और लोअर प्रेशर, इस कारण यहाँ वाला जो बेल्ट है ट्रेड विंड्स वाला ये समाप्त हो जाता है, और नीचे वाली जो ट्रेड विंड्स या व्यापारिक पवने उनको उस साइड में जाना पड़ेगा जहाँ लो एयर प्रेशर है, क्योंकि ये हाई एयर प्रेशर है। तो जैसे ये 0 डिग्री को क्रॉस करके जाएंगे तो 0 डिग्री के ऊपर नियम कौन सा काम करेगा, राइट साइड। अभी तो ये लेफ्ट साइड में और ये ट्रेड विंड्स के रूप में, लेकिन जैसे ये उत्तरी गोलार्ध में भारत की ओर एंट्री करेंगे तो ये राइट साइड में टर्न करेंगे और ये समुद्र से और स्थलीय भाग में एंट्री करने के साथ मानसूनी विंड्स में कन्वर्ट, तो यहाँ से ये मानसूनी विंड्स में कन्वर्ट होती। अब यहाँ इस मानसूनी विंड्स को अगर आप डिवाइड करके देखोगे तो इसमें डायरेक्शन निकलेगी साउथ वेस्ट। तो जब मानसून के रूप में इसकी बात होती है तो आंसर रहता है साउथ वेस्ट मानसून। और क्वेश्चन ये, साउथ वेस्ट मानसून कौन से ट्रेड विंड्स के कारण आता है, तो ट्रेड विंड्स ये है। तो ट्रेड विंड्स वाले पार्ट को डिवाइड करके देखो, आंसर क्या रहेगा, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। तो एक तो क्वेश्चन है कि भारतीय मानसून या राजस्थान के मानसून, एक तमिलनाडु के मानसून को ये नाम नहीं देते, उसको नाम देते हैं अपोजिट उत्तरी पूर्वी मानसून या रेडिएटिंग मानसून। बाकी संपूर्ण भारत में मानसून का नाम क्या है, साउथ वेस्ट मानसून। राजस्थान का भी है, इंडिया के किसी भी स्टेट का नाम यही है मानसून को लेकर, एक तमिलनाडु को छोड़कर। तो इसका मीनिंग तमिलनाडु एक एक्सेप्शन केस होता है, बाकी पूरे भारत में आता हुआ मानसून, और तमिलनाडु में रेडिएटिंग या लौटता हुआ मानसून आता है। तो भारतीय मानसून यानी दक्षिणी पश्चिमी मानसून कौन सी व्यापारिक पवनों के कारण आता है, तो ऑप्शन में साउथ वेस्ट भी होता है, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया है इंडियन मानसून।
कम्स फ्रॉम विच विंड्स, यानी भारतीय मानसून है कौन सी पवनों से आता है, तो कई आंसर ये कराते हैं दक्षिणी पश्चिमी पवनों से। तो भारतीय मानसून तो उन्होंने दे ही दिया क्वेश्चन में, इसका मीनिंग साउथ वेस्ट तो दे ही दिया आपको। वो पूछते हैं कौन सी व्यापारिक पवनों के कारण आते हैं, तो ट्रेड विंड्स के रूप में अपने को, अगर क्वेश्चन में डिमांड अगर ट्रेड विंड्स की है तो आंसर क्या रहेगा, साउथ वेस्ट। और मानसूनी पवनों की दिशा क्या होती है, तो आंसर होता है दक्षिणी पश्चिम। और किस ओर बढ़ती हैं, तो आंसर रहता है नॉर्थ ईस्ट। जब तक फॉरवर्ड डायरेक्शन नहीं पूछी जाए नहीं बताना होता है, तब तक अपने को सिर्फ जहां से जनरेट हो रही है डायरेक्शन वही होती। तो हेडिंग में आपने जो लिखा है नेम ऑफ मानसून इज सदर्न वेस्टर्न मानसून, मानसून का नाम दक्षिणी पश्चिमी मानसून, उसके बाद में डायग्राम बनाई। नेम ऑफ मानसून इज सदर्न वेस्टर्न मानसून, मानसून का नाम दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून है जो हिंद महासागर से आता है, यानी जिस जलीय क्षेत्र से ये स्टार्ट हो रहा है, इस जलीय क्षेत्र को कहा जाता है इंडियन ओशियन। अब ये हिंद महासागर की दो वाटर बॉडी हैं, एक तो अरब सागर है और एक बे ऑफ बंगाल। तो महासागर के तौर पे इंडियन ओशियन से आता है, विच कम्स फ्रॉम इंडियन ओशियन। नेम ऑफ मानसून इज सदर्न वेस्टर्न मानसून विच कम्स फ्रॉम इंडियन ओशियन, जो हिंद महासागर से आता है। अब इसमें डायरेक्शन जो विंड्स की होती है वो साउथ वेस्ट क्यों बोली जाती है, तो इसमें इंडिया का इस सदर्न वाला ये डायग्राम बना लीजिए, और इसके पीछे ट्रेड विंड्स कौन सी होती हैं, कि मानसून के पीछे कौन सी व्यापारिक पवनें होती हैं, तो ट्रेड विंड्स में आंसर होता है साउथ ईस्ट, ये वाला। तो ये इंडियन ज्योग्राफी मानसून की थ्योरीज पढ़ोगे उसमें सब आएंगे वापस। मानसून एक ऐसा पार्ट है क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी में भी यही है मानसून साउथ वेस्ट, तो ये रिपीट होता है आपका पूरा। जीरो डिग्री के ऊपर जाते है राइट साइड में मुड़ता है फेरल के नियम के अकॉर्डिंग। जैसे ग्रेविटी फोर्स का नियम क्या है कि कोई भी वस्तु ऊपर की ओर उछालो वापस नीचे की ओर आएगी, तो फेरल का नियम उत्तरी गोलार्ध में राइट साइड की ओर काम करेगा और सदन में करेगा लेफ्ट की ओर। तो जैसे ही हमारी जीरो डिग्री को क्रॉस करेंगे अपने राइट साइड में मुड़ना स्टार्ट होंगे और मानसूनी विंड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। राजस्थान का इस साइड का लो टेम्परेचर है वो जनरेट करता है, और यहाँ से आगे हिमालय, और हिमालय बैरियर होने के कारण ये हवाएं टकरा के फिर धीरे धीरे कुछ राइट की ओर शिफ्ट हो जाएंगी, कुछ लेफ्ट की ओर शिफ्ट हो जाएंगी। अब लेफ्ट की ओर ये क्यों चल रही है, क्योंकि इनका लो एयर प्रेशर थार डेजर्ट है, और जो लो एयर प्रेशर है वो अपनी तरफ इनको अट्रैक्ट कर रहा है, और कुछ सपोर्ट आगे माउंटेन करेगा। अगर माउंटेन यहाँ नहीं होता तब ये विंड्स अपने यहाँ नहीं आती, फिर ये सीधी आगे निकल जाती है चाइना की ओर। तो ये समझ में आएगा आगे मॉनसून ब्रांचेज जब पढ़ेंगे उसके अंदर आएगा कि ब्रांच इस ओर क्यों मुड़ती। तो मानसून तो वही चल रहा है उस साइड में। तो आप यहाँ भारत को डिवाइड करके नहीं देखें, विंड्स को डिवाइड करके देखना है। जैसे इधर अगर आपने गलती से भारत को डिवाइड कर दिया तो आपको ये दिखाई देगा साउथ ईस्ट, किस तरह, ये तो साउथ ईस्ट विंड्स है ना, तो साउथ ईस्ट विंड्स नहीं है, ये भारत की स्थिति साउथ ईस्ट वाला पार्ट। विंड डायरेक्शन तो वही है साउथ ईस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। तो इसमें ज्योग्राफिकल लोकेशन को नहीं देखना होता, विंड डायरेक्शन को देखना होता है। इंडिया की लोकेशन तो देखोगे तो साउथ ईस्ट दिखाई देगा आपको। तो जब भी डायरेक्शन निकालो तो विंड डायरेक्शन को डिवाइड करके देखा करो। अब चाहे वो इस साइड में अरेबियन सी में हो, चाहे बे ऑफ बंगाल में हो, डायरेक्शन ये है, तो इसका मीनिंग मानसून होगा साउथ वेस्ट मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। सेम वही है, पहले कोरियोलिसिस, इसको जो कोरियोलिसिस फोर्स है उसने बाद में फेरल ने डिफाइन किया था। इसका मीनिंग अलग अलग व्यक्तियों ने डिफाइन किया है बार बार इसको, ये व्यक्तियों के नाम से। तो नेम ऑफ मानसून में दो तीन फैक्ट हैं कि भारतीय मानसून या राजस्थान के मानसून का नाम क्या है, तो दोनों का सेम ही है, बस तमिलनाडु शब्द नहीं होना चाहिए, उसका उल्टा बोला जाएगा। तो दक्षिण पश्चिम का उल्टा क्या होता है, उत्तर पूर्व।
तो वो इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ोगे तमिलनाडु के बारे में आप, उत्तरी पूर्वी या रोटेटिंग मानसून आता है। तो बाकी भारत में चाहे किसी भी स्टेट के मानसून का नाम लिखो, नाम यही होता है तमिलनाडु को छोड़कर। किस ओर से आता है? तो इंडियन ओशियन, हिंद महासागर की ओर से आता है। कौन सी व्यापारिक पवनों के कारण आता है? तो ट्रेड विंड्स में आंसर यह देना है, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स यानी दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन। तो जहां व्यापारिक पवन लिखा उसके आगे ब्रैकेट में लिख दो दक्षिणी पूर्वी, जो आगे जाके दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी विंड्स में कन्वर्ट होती। तो मीनिंग 0 डिग्री से नीचे इनको ट्रेड विंड या व्यापारिक पवन मानते हैं। दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन, जैसे ही मैंने आपको बताया था विंड डायरेक्शन जिस ओर से जनरेट होती है, आना स्टार्ट करती है, उस ओर से नाम दिया जाता है, ना कि फॉरवर्ड डायरेक्शन की ओर। वो तो तब जब एग्जामिनर पूछे तब बताना होता है। जैसे व्यापारिक पवन है, इनके आगे बढ़ने की दिशा क्या है? तो आगे बढ़ने की दिशा है नॉर्थ वेस्ट की ओर। जैसे भारतीय मानसून दक्षिण पश्चिमी मानसून की आगे बढ़ने की दिशा क्या है? उत्तर पूर्व की ओर, नॉर्थ ईस्ट की ओर। तो इनके ऊपर हम बाद में बातें करेंगे मानसून की दिशाओं के बारे में। अब तो अभी सिर्फ मानसून का नाम पूछा गया, साउथ वेस्ट मानसून। इसके बाद में नेक्स्ट है डेट ऑफ मानसून, मानसून की तिथि या मानसून डेट्स। मानसून की तिथियों में एक तो आगमन तिथि है। आगमन तिथि में दो पार्ट करेंगे अपन। एक तो इंडिया के अकॉर्डिंग, क्योंकि कई बार अपना जो राजस्थान का मानसून है वो भारतीय मानसून से कंपैरिजन किया जाता है डेट को लेकर, और एक राजस्थान को लेकर। और मानसून के आने की तिथि इसका मीनिंग लौटने की भी है, कि जो आया है वो एक दिन वापस जाएगा भी। तो आगमन तिथि बाद में है रिट्रेटिंग डेट या डिपार्चर डेट, लौटने की या निवर्तन की तिथि। लौटने की तिथि भी इंडिया में क्या है और राजस्थान में क्या है। तो डेट में इसमें दो तरीके से देखेंगे, एक तो अराइवल डेट को लेकर, जो दोनों के अलग अलग इंडिया और राजस्थान में क्या क्या है, और फिर बाद में डिपार्चर डेट या फिर वापस रिट्रेटिंग डेट, मीनिंग एक ही है, निवर्तन या लौटने की तिथि। डिपार्चर डेट या इसकी रिट्रेटिंग डेट जो मानी जाती है, इंडिया में क्या मानी जाती है और राजस्थान में क्या है। भारत का मोस्ट सदर्न पार्ट कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणी भाग। भारत के मुख्य भूमि से नीचे समुद्र के अंदर, जिसको हम कहते हैं आईपी पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। क्या नाम दिया जाता है? इंदिरा पॉइंट, जो कन्याकुमारी से भी नीचे। तो वहां इंडिया में मानसून सबसे पहले एंट्री करता है, क्योंकि 0 डिग्री के नीचे से जो विंड्स आएंगे वो सबसे पहले अंडमान निकोबार पहुंचती, जिनकी डेट पहले 25 मई और आजकल करेक्शन करके 22 मई मान लिया गया। तो इसका मीनिंग उसमें 2-3 दिन और पहले माना गया है। और उसके लगभग एक वीक के बाद यानी 1 जून, 1 जून से भारत की मुख्य भूमि पे मानसून की एंट्री मानी जाती है। तो इंडिया में मानसून के आगमन के दो डेट लिखे जाते हैं। एक तो लिखा जाता है फर्स्ट अराइवल, प्रथम आगमन अंडमान निकोबार, और एक अराइवल ऑन मेनलैंड पार्ट, यानी आगमन मुख्य भूमि पर कहां से होता है। तो मुख्य भूमि पर होता है केरल मालाबार तट 1 जून, यानी उस मई के 22-23 के लगभग एक वीक बाद में। और जैसे ही वो 22 मई को आया था, वहां से और राजस्थान में आने लगभग एक महीने बाद अपने आता है 25 जून को। तो इंडिया में मानसून जिस दिन एक्टिव होगा उसके लगभग एक महीने बाद राजस्थान अराइवल होगा, यानी राजस्थान पहुंचेगा। तो इंडिया में डेट दो तरीके से मेंशन करनी होती हैं। एक तो इसमें प्रथम आगमन यानी फर्स्ट अराइवल कब है,
प्रथम आगमन, तो प्रथम आगमन हम इंडिया में मानते हैं 22 मई को। और ये 22 मई वाला कौन से एरिया के लिए? अंडमान एंड निकोबार। और एक मुख्य भूमि पर आगमन, तो अराइवल ऑन मेनलैंड पार्ट, तो मेनलैंड पार्ट में कौन है अपना? केरल मालाबार। यह माना जाता है 1 जून, जिसको हम कहते हैं मालाबार तट या मालाबार कोस्ट। मालाबार तट किस राज्य का है? केरल। राजस्थान में हम डेट मानते हैं 25 जून, और ये डेट मानी जाती है बांसवाड़ा डूंगरपुर से। क्योंकि राजस्थान का सबसे सदर्न पॉइंट बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा के निकटतम कौन है? डूंगरपुर। जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है उस एरिया में एंट्री पहले बांसवाड़ा। जबकि आजकल नई गाइड और बुक्स देने लग गई झालावाड़, जो कि गलत है। अपने मौसम विभाग खुद लिखता है जुलाई के अंदर मानसून, जून या जुलाई में मानसून एक्टिव होता है उस समय, कि राजस्थान में मानसून ने प्रवेश किया बांसवाड़ा से। यानी मानसून का एंट्री गेट माना जाता है बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा अगर ऑप्शन नहीं होता तो डूंगरपुर माना जाता है। फिर भारत के उत्तर में मानसून लौटना स्टार्ट करते हैं। जैसे इंडिया में जो फर्स्ट जो अराइवल होता है वो अंडमान निकोबार, इस वाले पार्ट में, क्योंकि ये भाग नीचे है तो यहाँ पहले आ जाएगा हवाएं, जो विंड्स। उसके बाद में मुख्य भूमि की ओर विंड्स पहुंचेंगी, और बाद में राजस्थान की ओर और भी डिले होंगे। तो इस वाले हिस्से में एक्टिव कब हो जाएगा? जिसको हम कहेंगे भारत में मानसून का प्रथम आगमन अंडमान निकोबार, फर्स्ट अराइवल। और अराइवल ऑन मेनलैंड पार्ट, मुख्य भूमि पर आगमन, लगभग इससे 1 वीक बाद 1 जून केरल। और राजस्थान की ओर एंट्री 25 जून। ये अपनी पुरानी बुक्स में 15 जून है। तो ये मौसम विभाग ने ये डेट चेंज की अपने 2020 के अंदर, कोरोना वाले टाइम पीरियड में। क्योंकि हर साल हम यही लिखते हैं मानसून में, हमारा मानसून 5 दिन लेट है, 15 दिन लेट है, 20 दिन लेट है। तो मौसम विभाग ने कहा कि हमें हमेशा ये लिखना पड़ता है, तो हम ये क्यों नहीं लिख देते, इसका टाइम ही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप में कोई स्टूडेंट है जो दिन में कोई जॉब करता है और क्लास में शाम के 5:30 बजे आके बैठता हो। मुझे 3-4 दिन दिखा, चौथे दिन मैंने टोक दिया उसको, भाई आपको पता है कि वो लेट क्यों आता है? क्योंकि वो जॉब करता है। और फिर एक दिन मैंने पूछ लिया, भाई लेट क्यों आते हो? तो सब आप एक साथ बोलोगे सर ये जॉब करता है, इसका टाइम यही रहता है। तो इसका भी नहीं, उसका टाइम वही रहना है। तो भारतीय मानसून, राजस्थान का जो मानसून है वो हमेशा डिले रहता है। तो मौसम विभाग ने कहा कि रहता ही डिले है, तो हमें उसकी डेट ही वो क्यों नहीं मान लेते कि इस डेट को ही आता है। तो हमने वो 10 दिन एक्सटेंड करके अब क्या कर दिया, 25 जून। हालांकि आता 25 जून को भी नहीं है, लगभग 30 जून को या जुलाई के फर्स्ट वीक तक। लेकिन अब डेट मान ली तो अपने को डेट डेट के अकॉर्डिंग बताना होता है। अब डेट क्यों मानी जाती है, टाइम क्यों माना जाता है? जैसे कल सुबह आपको 7 बजे आना है, आना नहीं है फॉर एग्जाम्पल, इस सेट से आधे उठ गए हैं, तो एक टाइम दिया गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आपको टाइम कितने बजे का दिया हुआ है? 1 बजे का दिया हुआ है। अब कई ऐसे होते हैं जिनके कोई काम ही नहीं होता घर पे, ना तो पढ़ना होता है कि स्प्रिंग बोर्ड में आगे ही आगे, या ये जगह अपने वाली जो भी है आगे वाले अपने दिल पे नहीं लें इस चीज को, कि भाई अपना पहला काम सीट रोकना है। तो मीनिंग है कि वो जैसे ही पहले वाला बैच छूटे उससे पहले आके बैठ जाते हैं 11 बजे 12 बजे। तो इसका मीनिंग वो समय से पहले आए। कुछ ऐसे होते हैं कि जाना तो पड़ेगा, तो 12:30 1 बजे जैसे तैसे और अपने आप को तैयार करते हैं, और लगभग क्लास के टाइम पहुंच जाते हैं 1 बजे। तो अराइवल ऑन टाइम, समय पर पहुंचे। और कई छाछ रोबड़ी जो पी के और वो अलार्म लगा के सोते हैं, और रूममेट को लगता है 2-3 बार तो बज गए, जाने की नीयत नहीं है, तो बाद में वो साइलेंट कर देता है। और फिर शाम को आँख खुलती है 4 बजे चाय के टाइम, फिर देखता है कि मेरे को उठाया क्यों नहीं, कि भाई 3 बार तूने खुद ने बंद किया, चौथी बार मैंने परमानेंट बंद कर दिया। तो फिर बाद में उसकी इच्छा होती है कि चल वो भूगोल वाला आज क्या पढ़ाएगा, 5 बजे तो जा ही आते हैं। तो फिर कई 5 बजे आके बैठेंगे, इसका मीनिंग समय के बाद। तो मौसम विभाग को भी ये बातें चाहिए करने के लिए कि मानसून अराइवल ऑन टाइम, या टाइम से पहले आ गया, या टाइम के बाद। तो ये बातें कब कर पाएगा, जब उसके पास एक निश्चित डेट होगी। तो इसका डेट दी जाती है ताकि हमें पता रहे
कि भाई किस समय मानसून आने वाला है, या डिले रहेगा, या अराइवल ऑन टाइम रहेगा, या टाइम से पहले आएगा। टाइम की तो भूल जाओ, पहले आएगा, हमारे तो टाइम पर आ जाए बड़ी बात है राजस्थान में। हाँ हाँ बताओ आगे। धक्का मारो थोड़ा सा और। हाँ सोचो क्या सोच रहे थे। हाँ बे ऑफ बंगाल वाला वही होता है, उसी की एक शाखा होती है। विंड डायरेक्शन होती है वैसे तो। मानसून तो वही चल रहा होता है, साउथ वेस्ट मानसून ही है वो। बस यहाँ हिमालय शिवालिक से टकरा के दार्जिलिंग की पहाड़ियों से वो एक विंड डायरेक्शन इधर चली जाती है, उसको हम पूर्वाई बोल देते हैं। बाकी मानसून तो वही चल रहा है, साउथ वेस्ट। कौन सा है? अरेबियन सी में तो डायरेक्ट ये चल रहा है ना, ये विंड चल रही है, तो इसमें विंड्स तो यही चल रही हैं, लेकिन वो डाइवर्ट जो हुई हैं वो इस हिमालय के कारण हुई है। तो विंड डायरेक्शन तो वही है, जो डाइवर्ट हुई है वो एक पवन, उसको मानसूनी हवा देंगे। बाकी मेन ब्रांच तो वही मानी जाएगी, बे ऑफ बंगाल। तो वो एक सिर्फ डाइवर्ट पार्ट माना जाएगा, विंड डायरेक्शन, जिसको राजस्थान वाले कहते हैं पूर्वाई, पूर्व की ओर से आई। कौन? विंड समाई। तो इसमें जो डेट है राजस्थान वाली है 25 जून। अब इंडिया में जैसे अपने को पता है कि मानसून है, ये उत्तर भारत में जैसे लौटता है, सॉरी पहुंचता है, उसके बाद में धीरे धीरे लौटना स्टार्ट इधर से ही करता है वापस। जैसे अपने को पता है 0 डिग्री से नी, नीचे की ओर सूर्य वो सितंबर में जाना स्टार्ट कर देगा, 22-23 सितंबर को। तो जैसे जैसे हम सितंबर की ओर सूर्य यहाँ पहुंचेगा, तो यहाँ पहुंचने का मीनिंग है कि उत्तर भारत में टेम्परेचर कम होने लग गए हैं और एयर प्रेशर अब बढ़ने लग गया। तो यहाँ से विंड फ्लो वापस धीरे धीरे नीचे की ओर बनता है, और ये बनना स्टार्ट हो जाता है 16 सितंबर से। तो राजस्थान के नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में जहाँ मानसून बाद में पहुंचता है, वहां सबसे पहले लौटना स्टार्ट करता है। तो मानसून के लिए हम जैसे फॉर एग्जाम्पल ये केरल, और वो पीछे आगे वाली जो दीवार है वो जैसलमेर। और फिर मानसून को कहा जाए जैसलमेर जाके आना है, तो सबसे अंत में कहाँ पहुंचा? फिर वापस सबसे पहले जैसलमेर से। तो हमारी राजस्थान की स्थिति यही होती है, मानसून सबसे लास्ट में पहुंचता है और सबसे पहले लौटना स्टार्ट करता है। इसका मीनिंग हमारे राजस्थान में मानसून की प्रवृत्ति है लेट अराइवल एंड अर्ली डिपार्चर, देरी से आना और समय से पहले लौट जाना। तो फिर राजस्थान के सदन तक मानसून लौटते लौटते लगभग 30 सितंबर को चला जाता है, और ये राजस्थान नहीं, नॉर्थ इंडिया से ही चला जाता है 30 सितंबर को। तो इसका मीनिंग 15 दिन के अंदर मानसून उत्तर भारत से गायब, लगभग 30 सितंबर तक, और उसमें हमारी राजस्थान की डेट ही है। तो एक तो सिंपल क्वेश्चन, उत्तर भारत से मानसून रोटेटिंग डेट लौटने की तिथि कब स्टार्ट होती है? आंसर रहेगा 16 सितंबर। और राजस्थान में लौटने की डेट क्या है? अपने को पता है कि विंड डायरेक्शन है वो एक दिन में सब राज्यों से नहीं लौटती। भाई मानसून कोई व्यक्ति थोड़ी ना कि अरब सागर से रिजर्वेशन करवा के इस दिन पहुंचना है। यह तो विंड का एक फ्लो है कि लगभग इस दिन तक हवाएं पहुंच जाती हैं, नमी वाली हवाएं। तो वो सिर्फ एक अनुमान लिया गया है, मौसम विभाग ने सिर्फ एक अनुमान अपनी तरफ से माना है 25 जून। तो लौटने का भी एक अनुमान लिया हुआ है कि 16 सितंबर से धीरे धीरे यहाँ से लौटना स्टार्ट कर देगा। जबकि राजस्थान के सदन तक या उत्तर भारत तक आते आते डेट कब तक? 30 सितंबर। तो 30 सितंबर को मानसून यहाँ से लौट जाता है। इसका मीनिंग राजस्थान में मानसून प्रेजेंस 25 जून से लेकर और 30 सितंबर तक मानसून की प्रेजेंस मानी जाती। 30 सितंबर को लौटने की डेट स्टार्ट हो जाती, यानी रेडिएटिंग डेट स्टार्ट हो गई इस दिन से। और सदर्न इंडिया तक कंप्लीट लौट जाता है 31 अक्टूबर तक। तो इंडिया में 3 तरीके की डेट होती है इसमें, कि नॉर्थ में रेडिएटिंग डेट कब स्टार्ट होती है? 16 सितंबर। और नदर्न इंडिया उत्तर भारत से कंप्लीट कब लौट जाता है? 30 सितंबर तक। और होल इंडिया कंप्लीट इंडिया से, संपूर्ण भारत से, ये 31 अक्टूबर, यानी अपने वाले मानसून के भी लगभग 1 महीने बाद लौटता है। तो रेडिएटिंग डेट में भी इस साइड में, इंडिया वाले में 2 डेट लिखनी होंगी आपको। एक तो स्टार्टिंग या शुरुआत कब होती है, तो निवर्तन की तिथि शुरू कब होती है भारत में? 16 सितंबर। नॉर्थ इंडिया 23 सितंबर।
और नेक्स्ट है होल इंडिया संपूर्ण भारत। तो संपूर्ण भारत से डेट क्या है? 31 अक्टूबर। तो स्टार्टिंग मानी जाती है रिटेटिंग डेट में, स्टार्टिंग इंडिया में है 16 सितंबर, नॉर्थ इंडिया में रिटेटिंग डेट होती है 30 सितंबर लास्ट। ये स्टार्टिंग है और ये लास्ट होती है इसमें। और संपूर्ण भारत में होल इंडिया में मानी जाती है 31 अक्टूबर। राजस्थान कौन से पार्ट में आता है? वो कहता है भारत के उत्तर वाले हिस्से में, उत्तर पश्चिम में आते हैं वैसे तो लगभग इंडिया के नदर्न स्टेट्स में है। तो नदर्न स्टेट में है तो 16 से और 30 के बीच में हमारी कोई डेट है, तो हमारी डेट ये है। तो राजस्थान के लिए अगर एक डेट पूछी जाए तो वो है 30 सितंबर। तो इसमें इंडिया की और डेट थोड़ी ज्यादा लिखी जाती हैं। तो आगमन तिथि में भारत में फर्स्ट अराइवल 22 मई अंडमान निकोबार, प्रथम आगमन अंडमान निकोबार। और एक मुख्य भूमि पर आगमन 1 जून मालाबार, ब्रैकेट में लिख दीजिए केरल। अराइवल ऑन मेनलैंड पार्ट, तो अराइवल ऑन मेनलैंड पार्ट है, ये है आपके 1 जून मालाबार। जबकि राजस्थान में है 25 जून बांसवाड़ा डूंगरपुर। लगभग दोनों तरफ से मेन है अंडमान निकोबार, मोस्ट सदर्न पार्ट वही। सदर्न पार्ट है वहां सबसे लास्ट में लौटेगा। सदर्न पार्ट क्या है? अंडमान एंड निकोबार। जैसलमेर भारत के नॉर्थ वेस्ट से लौटना स्टार्ट करता है। तो भारत में स्टार्टिंग है शुरुआत 16 सितंबर। नॉर्थ इंडिया या उत्तर भारत में, तो उत्तर भारत में अंतिम डेट क्या है इसमें? 30 सितंबर। तो स्टार्टिंग होती है, शुरुआत अगर पूछा जाए 16 सितंबर। नॉर्थ इंडिया में मानसून निवर्तन तिथि क्या होती है? 30 सितंबर। होल इंडिया संपूर्ण भारत होती है 31 अक्टूबर। और राजस्थान की डेट इनमें से एक मिलेगी 16 से 30 के बीच में, तो इसमें लास्ट वाली है अपनी 30 सितंबर। तो इंडिया वाले में लौटने में 3 तिथियां हैं, स्टार्टिंग, नॉर्थ इंडिया और होल इंडिया संपूर्ण भारत। मेन आपको यहाँ 2 राजस्थान वाली याद होना जरूरी है, एक तो 25, बाकी क्या इंडिया वाली से तो हम नीचे एक लाइन लिखेंगे। जैसे भारत में मानसून कब आ रहा है 22 मई, और राजस्थान में कब आ रहा है, तो इसको कंपैरिजन करके लिखेंगे लेट अराइवल। और भारत में कब लौटता है 31 अक्टूबर, हमारे यहाँ कब लौटता है 30 सितंबर, तो यहाँ लिखेंगे अर्ली डिपार्चर। तो नीचे एक लाइन आती है मानसून की प्रकृति, नेचर ऑफ मानसून, लेट अराइवल एंड अर्ली डिपार्चर। देरी से आना और समय से पहले लौट जाना, वो कर लिख लेना लास्ट में।